हेलो फ्रेंड्स, लेट अस कंटिन्यू आवर हिस्ट्री ऑप्शनल क्लासेस. सो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल. विल स्टार्ट विद बैटल ऑफ प्लासी. सो बेसिकली अभी तक जो हमने पढ़ा वो उसके कंटिन्यूटी में ही है, राइट. वी स्टार्टेड विद द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, देन वी एंटर्ड इनटू कैरनेटिक वॉर्स, द एंग्लो फ्रेंच राइवलरी. नाउ अब हम आगे बढ़ रहे हैं विद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल. और अब धीरे धीरे जो है वो ब्रिटिशर्स अपने आप को पॉलिटिकली भी धीरे धीरे एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे. ऑलराइट. सो द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी हमने किस तरह सिलेबस को बांटा था. 18th सेंचुरी इंडिया देख रहे थे हम, द फर्स्ट हाफ एंड देन द सेकेंड हाफ, राइट. फिर उसके बाद हमें कॉलोनियलिज्म पढ़ना है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे नेशनलिज्म एंड फ्रीडम स्ट्रगल. आफ्टर दैट द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, राइट. सो कुछ इस तरह हमने सिलेबस को बांटा है. सो इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, जिसको हम प्री मॉडर्न टाइम कह सकते हैं, राइट, हमने समझा डिफरेंट हिस्टोग्राफिकल डिबेट्स को देखा. जो वेस्टर्न हिस्टोरियंस हैं, ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने कहा कि भाई दिस वाज द पीरियड ऑफ डिक्लाइन, दिस वाज अ डार्क टाइम्स, एंड इट वाज ओनली विद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल इन द सब्सिक्वेंट टाइम्स ब्रिटिशर्स जो है वो अपने साथ मॉडर्नाइजेशन इंडिया में लेकर आए, राइट. सो वो सेकेंड पार्ट यानी कि कॉलोनियलिज्म जो हमें शुरू करना है, जो कि हम सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में ही स्टडी करेंगे. तो समवेयर इन बिटवीन, राइट, इन द मिड ऑफ द 18th सेंचुरी हमें कैरनेटिक वॉर्स पढ़ना था पहले, एंड देन हमें पढ़ना है कि किस तरह कैरनेटिक वॉर्स एंड देन द बंगाल का कॉन्क्वेस्ट. बंगाल जो है वो ब्रिटिशर्स ने किस तरह जीता, जिसमें दो वॉर्स हमें पढ़नी है. दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल द बैटल ऑफ प्लासी एंड देन द Battle of Buxar. So in today's session we will discuss the Battle of Plassey, and then in the next session we'll discuss the Battle of Buxar, and here and there हम कुछ जो है वो historiographical debates को भी साथ में लेकर चलेंगे. All right. So book readings जो मैंने आपको suggest करी हैं, book reading यहाँ पर आप क्या क्या करेंगे. तो NCERT तो आपको पढ़नी है ही, right. NCERT आप पढ़ेंगे ओल्ड एंड न्यू. उसके अलावा मेजॉरिटी चीज़ें जो कि रेलेवेंट है आंसर राइटिंग के लिए मैं आपको क्लास में प्रोवाइड करूंगा, ठीक है. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक, यानी कि हमारा फर्स्ट हाफ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और सेकंड हाफ में से भी बिफोर कॉलोनियलिज्म स्टार्ट्स हमने जो जो पॉइंट उठाने हैं वो मैं इन दो सेशंस में कवर करवा दूंगा. आफ्टर दैट विल ट्राई टू सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस. इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम द 18th सेंचुरी इंडिया, राइट. एंड combining that with my sessions and the material and the book reading, आपका ये टॉपिक जो है वो अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाएगा. इतना कोई लेंदी जो है वो ये टॉपिक नहीं है. एक्चुअल इसके बाद जो कॉलोनियलिज्म है और नेशनलिज्म एंड फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है. सो एनसीईआरटी पढ़नी है आपको, ओल्ड एंड न्यू स्पेक्ट्रम को आपको रीड करना है, राइट. और उसके अलावा एक और बुक प्लासी के साथ जो है वो शुरू हो जाती है, दैट इज प्लासी टू पार्टीशन, शेखर बंदोपाध्याय वाली. अगर आप उसे एक बार जस्ट पढ़ लें, ठीक है, एक रीडिंग उसकी मार लें, मेजॉरिटी जो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन्ड है मैं उनको क्लास में इंक्लूड कर ही रहा हूँ, और आंसर राइटिंग में भी हम उन्हें डिस्कस करेंगे, राइट. जस्ट आपको बेसिक जो है वो रीडिंग करनी है. एनसीईआरटी की स्पेशली जो है वो अच्छे से रीडिंग करनी है. स्पेक्ट्रम आप जो है वो ग्लांस कर सकते हैं, प्लासी टू पार्टीशन आप पढ़ सकते हैं. यहाँ पर ये तीन बुक की बेसिक रीडिंग plus my sessions and answer writing practice, this will be sufficient for this topic, 18th century India, ठीक है. So now let us start with today's topic. So 1 second, we will start somewhere here. The nature of the British conquest in India, right. So first of all we will try to pick up some historiographical debates therein. क्या historiographical debates जो है वो यहाँ पर included है. तो सबसे पहली जो basic historiographical debate है यहाँ पर, बिकॉज देखिए जो बैटल ऑफ प्लासी है, राइट, उसके जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो तो आप बुक रीडिंग से कवर करेंगे ही, और मैं क्लास में भी कुछ मेंशन करूंगा ही, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, जो एक्चुअल जिन पर सवाल बनते हैं या जिस डायरेक्शन में यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, वो हैं हमारी हिस्टोग्राफिकल डिबेट्स, राइट. नाउ
इफ वी लुक एट दी स्टेटमेंट्स एंड देन आई विल रिटर्न बैक। एक बार हम स्टेटमेंट्स, जैसे हम हमारा पैटर्न है ही, मैं आपको पहले एक बार स्टेटमेंट्स पढ़ा देता हूँ ये, एंड देन वी विल रिटर्न बैक टू दी स्टेटमेंट्स अगेन। एक बार हम पूरा अच्छे से एस्टेब्लिश कर लें सब कुछ, फिर हम वापस जो है वो यहाँ पर आएंगे, ठीक है। सो द ब्रिटिश अपोलॉजिस्ट व्यू क्या बोलता है? ब्रिटिश अपोलॉजिस्ट ये बोलते हैं कि जो आप कह सकते हैं न्यू कैम्ब्रिज जो है, न्यू कैम्ब्रिज स्कूल or old Cambridge be for that matter, argues that the conquest was accidental, driven by trade interest rather than imperial ambition. So ये basically कहना क्या चाहते हैं that the conquest of India, it happened in the, याद होगा आप लोगों को, absent mindedness में, right? In the fit of absent-mindedness. Where is that point? It was a absent-minded conquest. It was not a premeditated, मतलब when the company was formed, उस समय वो prepare करके नहीं आए थे कि that they will eventually conquer India. नहीं, absent-mindedly जो है वो उन्होंने इंडिया को conquer कर लिया। Whereas nationalist view ये बोलता है यहाँ पर कि भैया it claims that the British East India Company had a premeditated plan to conquer India from its arrival. राइट और इसमें बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव ये आता है, द ट्रूथ लाइज बिटवीन दीज एक्सट्रीम्स, इनिशियली कमर्शियल, द कंपनीज एम्बिशन इवॉल्व्ड विद द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। राइट नाउ अगर आप +2 पार्टीशन बुक की रीडिंग करेंगे फॉर दिस चैप्टर नंबर 1 में जो उनका पार्ट 3 है, राइट वहाँ पर उस बुक में जो है वो थोड़ी डिटेल्स इस बारे में दी है, ऑल्दो उतनी ज़्यादा डिटेल्स जो है वो आंसर में कोट करने के लिए ना ही आपके पास स्पेस होता है, ना टाइम होता है, और ना इस तरह का डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ पर बनता भी है, राइट। यू नीड प्रिसाइज पॉइंट्स सच एज दीज टू कोट इन योर आंसर्स। नेवरदलेस मैं आपको कहानी थोड़ी सी समझा देता हूँ, राइट। सो क्या कॉन्क्वेस्ट जो है इंडिया का, वॉज इट, क्या ब्रिटिशर्स ने दे डिड इट इन द फिट ऑफ absent-mindedness, right, or whether it was premeditated, right? ठीक है, तो एक व्यू ये बोलता है, ब्रिटिश अपोलॉजिस्ट ये बोलते हैं कि दैट इट हैपेंड इन द फिट ऑफ एब्सेंट माइंडेडनेस, ब्रिटिशर्स ने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था, इवेंचुअली ग्रेजुअली जो है वो उन्होंने कॉन्कर कर लिया, उनके अपने रीजंस हैं, ठीक है, वो थोड़ी देर में देखेंगे वो अपने रीजंस क्या देते हैं। और जो नेशनलिस्ट स्कूल वो बोलते हैं कि भैया नहीं, शुरुआत से ही ब्रिटिशर्स का प्लान था, फ्रॉम देयर वेरी अराइवल दे प्लान्ड केयरफुली द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, राइट। सो दैट वाज द नेचर ऑफ द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, दैट इट वाज प्रीमेडिटेटेड कि ब्रिटिशर्स जो है वो आएंगे और कॉन्कर करेंगे इंडिया को। इट वाज नॉट इन द फिट ऑफ एब्सेंट माइंडेडनेस, ठीक है। बट इसके बीच का एक बैलेंस व्यू जो है वो हमें लेना है, वो ये कहता है कि नहीं, इनिशियली दिस कैन बी एक्सेप्टेड दैट ब्रिटिशर्स जो है वो डचेज, उससे पहले पोर्चुगीज, राइट, इन्होंने जो पूरा कंट्रोल किया हुआ था सीज पे और ट्रेड पे मोनोपोली एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे, या डच ने जो सरकम नेविगेट किया एंड देन स्पाइस आइलैंड पर जो कंट्रोल करने की उन्होंने कोशिश करी, इसके जवाब में ब्रिटिशर्स ने जो है वो अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म करी और फिर उसे इंडिया या बेसिकली ओरिएंट की तरफ या ईस्ट की तरफ भेजा ट्रेड मिशंस पर। सो दैट मीन्स इनिशियली जो है वो ट्रेडर्स की तरह वो आए, ठीक है, इसे एक्सेप्ट किया जा सकता है दैट इनिशियली वो ट्रेडर्स की तरह आए, राइट। ब्रिटिश अपोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं कि वो ट्रेडर्स की तरह ही आए थे और वो कंप्लीटली ट्रेडर्स की तरह ही रहे काफी लंबे समय तक, राइट। और इन द फिट ऑफ एब्सेंट माइंडेडनेस वो इंडिया को कॉन्कर करते रहे, जबकि वो करना तो ट्रेड ही चाहते थे। नेशनलिस्ट कहते हैं कि भैया वो नहीं, शुरुआत से ही वो भैया पूरे प्लान से आए थे कॉन्कर करने का। बैलेंस्ड अप्रोच हम यहां पर रख सकते हैं कि यस, इनिशियली हो सकता है कि वो ट्रेडर्स की तरह आए, बट सून, बहुत जल्द बोथ द मेट्रोपॉलिटन यानी कि इंग्लैंड या ब्रिटेन एज वेल एज उनकी कंपनी इंडिया में, ईस्ट इंडिया कंपनी, बिकॉज एक बहुत बड़ा शेयर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी में क्राउन का था,
क्राउन का बहुत बड़ा शेयर था। एंड नॉट जस्ट दैट, अदर जो लॉर्ड्स थे ऑफ द हाउस ऑफ और द अपर हाउस, द हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, या और बहुत सारे मर्चेंट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन द हाउस ऑफ कॉमन्स, एवरीवन हैड शेयर इन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बहुत बड़े बड़े शेयर्स थे उनके। सो जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि पॉलिटिकल कंट्रोल एस्टेब्लिश करने की या पॉलिटिकल एम्बिशंस क्यों जागे उनके, ताकि वो अपने ट्रेड को सिक्योर रख सके अदर यूरोपियन कंपनीज से एज वेल एज इंडियन। दो कारण बताए थे ना, सबसे पहले तो अपने ट्रेड को सिक्योर करने के लिए अदर यूरोपियन कंपनीज से और इंडियन रूलर्स से, और दूसरा कारण था कि भैया जो बुलियंस हैं, शुरू में तो बुलियंस अलाउ किए क्राउन ने कि भैया ले जाइए बुलियन और खरीदिए सामान, लेकिन धीरे धीरे क्राउन ने भी मना कर दिया कि भैया कितना तुम पैसा ले जाओगे ब्रिटेन से, तुम एक काम करो, मतलब बेसिकली ऐसी पॉलिसीज को फॉलो करो ताकि आप जो है वो टेरिटरी एक्वायर करो, पॉलिटिकल पॉलिटिकली अपने आप को एस्टेब्लिश करो, और वहां से जो पैसा बने उससे फिर सामान खरीदो, बोथ फ्रॉम इंडिया एज वेल एज इंडोनेशिया या जो ईस्ट इंडीज है, स्पाइस आइलैंड्स है। सो वी हैव डिस्कस्ड दिस बिफोर, राइट। सो बैलेंस्ड व्यू ये कहता है कि इनिशियली हो सकता है कि ट्रेडर्स की तरह आए, लेकिन जब उन्हें धीरे धीरे बुलियंस का पहली तो उनको अपना ट्रेड जाता हुआ नजर आ रहा था, या ट्रेड में कंपटीशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा था अमंग डिफरेंट कंपनीज ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज, और दूसरा जो उनको बुलियंस का या ड्रेन ऑफ वेल्थ जब होता हुआ उनको नजर आ रहा था, इसे इन दोनों अपने मतलब इन दोनों प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए उनके पॉलिटिकल एम्बिशंस जागे एंड ग्रेजुअली दे कॉन्कर्ड इंडिया, राइट। सो कुछ इस तरह का बैलेंस्ड व्यू जो है वो हम प्रेजेंट कर सकते हैं। सो लेट अस नाउ लुक एट दी स्टेटमेंट्स अगेन। सो बैलेंस पर्सपेक्टिव क्या है? द ट्रू लाइज इन बिटवीन दिस एक्सट्रीम। इनिशियली कमर्शियल द कंपनीज एम्बिशन इवॉल्व विद चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। इनिशियल रोल क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी का? फाउंडेड एज अ ट्रेडिंग एंटरप्राइज, नॉट अ पॉलिटिकल पावर, ऑपरेटेड अंडर द शेडो ऑफ द मुगल, बिकॉज मुगल्स वर क्वाइट स्ट्रॉन्ग। तो ब्रिटिशर्स जो है वो वही सजदा पायबोस करके ही काम चला सकते थे, लेकिन उन्होंने ब्रिटिशर्स को मुगल्स को अपने ह्यूमर में लिया, गुड ह्यूमर में रखा, और धीरे धीरे जो है वो पैर पसारते गए। तो हमने देखा कि भैया किस तरह उन्होंने मद्रास को कंट्रोल में किया, कैलकाटा को कंट्रोल में किया, बॉम्बे को कंट्रोल में किया, राइट। 3 प्रेसिडेंसीज एस्टेब्लिश करी, फिर आगरा में जो है उन्होंने अपने बंदा बिठा के रखा, एंड देन पटना, बिहार, कासिम बाजार, ठीक है। सो एक जो है वो इस तरह से उन्होंने कोस्ट लाइन एज वेल एज इंटीरियर में जो है वो अपनी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करी। उसके अलावा यहाँ पर मछलीपट्टनम है, यनाम है, मछलीपट्टनम है, ठीक है, सूरत है, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोजीशंस पर जो है वो ब्रिटिशर्स ने अपने आप को बोथ इन कोरोमंडल कोस्ट एज वेल एज यहाँ पर श्रीलंका हो गया, ठीक है। उसके अलावा इधर पर्शियन गल्फ में ओमरूज को क्या बोलते हैं, ओमरूज ले लेते हैं वो पोर्चुगीज से, राइट। सो पर्शियन गल्फ एज वेल एज रेड सी दोनों पर कंट्रोल कर लेते हैं। फिर डचेस के साथ वो ट्रीटी करते हैं, तो भैया स्पाइस आइलैंड में भी उनके पास एक लोकेशन मौजूद होती है। सो बोथ दीज मालाबार, ये कोरोमंडल कोस्ट एज वेल एज मालाबार कोस्ट पर जो है वो उनका ट्रेड एक्टिव रहता है, और इनलैंड में वो अपनी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश कर रहे हैं। और 4 मतलब जो पेनिनसुला है उसमें 3 इंपॉर्टेंट जो है वो अपनी प्लेसमेंट एस्टेब्लिश कर लेते हैं। वेयर एज फ्रेंच को अगर हम देखें तो फ्रेंच का स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है वो कहाँ पर रह जाता है? केवल पौंडीचेरी में, या उसके अलावा कैलकाटा में, यहाँ पर चंद्रनगर में, राइट। पोर्चुगीज और डचेस को तो उन्होंने धीरे धीरे राउट कर ही दिया। फाइनली डच की प्रॉब्लम भी उन्होंने 1759 में जो है वो रिजॉल्व कर दी, लेकिन डचेस को इतना बड़ा थ्रेट 1759 तक बचे ही नहीं थे ब्रिटिशर्स के लिए। बट बिफोर डूइंग ऑल दिस, मतलब अपने आप को पॉलिटिकली एस्टेब्लिश करने से पहले, यानी कर्नेटिक वॉर से पहले, ब्रिटिशर्स जो है वो मुगल एम्पायर जो है स्ट्रांग था यहाँ पर, है ना, इन दिस रीजन। मुगल एम्पायर वॉज क्वाइट स्ट्रांग इन होल ऑफ दिस रीजन, नॉर्थ इंडिया, right? So they operated under them. They were on land, they were too strong for them to challenge. And on sea, मुगल्स को भी गुड ह्यूमर में रखना बहुत जरूरी था, क्योंकि बहुत ट्रेड मिल रहा था उनको बंगाल से और गुजरात से। इस साइड गुजरात से और इधर बंगाल से उनको मुगल्स के द्वारा बहुत ट्रेड मिल रहा था। सो जब तक औरंगजेब स्ट्रांग था, ब्रिटिशर्स ने जो है वो ज्यादा कुछ उठापटक करने की कोशिश नहीं करी। मे बी वंस और ट्वाइस इन बंगाल, तो वो शाइस्ता खान ने जो है उनको मतलब सही रास्ते पर ले आया वो,
ठीक है, मुगल जो गवर्नर था बंगाल का, राइट। बट देन देयर इवेंचुअल शिफ्ट what political ambition started. With the disintegration of Mughal Empire created a power vacuum, enabling the company to assert control. Now, power vacuum in what sense कि भैया कोई बड़ी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी, मराठास वर देयर, राइट। उसके अलावा अवध, बंगाल, निजाम, कर्नाटक, इधर त्रावणकोर एंड तंजावुर है, ठीक है, इधर अफगान्स हैं। सो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में तो अफगान्स मौजूद थे, यहाँ पर मुगल्स, और इधर रोहेले, बंगश पठान, इधर राजपूत, इधर इसके परे अफगान्स, यहाँ पर पहाड़ी राजा, ठीक है। सो एंड हियर एंड देयर जाट, जैसे यहाँ पर जाट हैं, और भी छोटे मोटे जो हैं वो मतलब ज़मींदार और राजा वगैरह सब मौजूद थे, ठीक है। लेकिन कोई एक बड़ी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी। तो जिसको हम प्री मॉडर्न पीरियड क्यों कहा हमने, फर्स्ट हाफ को हमने इस बेसिस पर कहा, आप लोगों को याद होगा कि किस बेसिस पर कहा हमने, कि भैया इंडिया में तो एम्पायर्स बनते और बिगड़ते रहे हैं, ठीक है। अगर ब्रिटिशर्स इतने बड़े लेवल पर इंटरवीन नहीं करते तो इन्हीं में से ही कोई जो है वो एक राज्य ऊपर उठकर उभरता। हो सकता है वो मराठेज होते या बंगाल होते या साउथ में निज़ाम होता, ठीक है। मोस्ट लाइकली जो है वो मराठाज ये काम करते और एक और सेंट्रल अथॉरिटी ग्रेजुअली इंडिया में डेवलप हो जाती। दैट वाज व्हाट यूज्ड टू हैपन इन इंडिया, राइट। सो इट वाज अ प्री मॉडर्न टाइम। हम धीरे धीरे हम अपने हिसाब से मॉडर्निटी की तरफ जो है वो बढ़ रहे थे अपने पेस से। बट ब्रिटिशर्स ने जो है वो एक तो जो उनकी ग्लोबल एम्पायर की लड़ाई है विद फ्रांस, वो घसीट कर वो इंडिया लेकर आए पहले तो, राइट, विद कर्नाटिक वॉर। वहाँ पर डुप्ले ने जो है वो शुरुआत जो करी थी इंडियन रूलर्स के मामले में इंटरफेयर करने की, उसको फर्दर जो है वो ब्रिटिशर्स ने बड़े लेवल पर प्रोपोगेट किया। शुरुआत डुप्ले ने करी थी, खत्म उसको ब्रिटिशर्स ने किया, राइट। शुरुआत डुप्ले ने की, उसको फर्दर बड़े लेवल पर कैरी क्लाइव ने किया, और फिर तो आगे कॉलोनियलिज्म और ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट हमें लाइन से देखने को मिलेगा। दैट ब्रिटिशर्स विल इवेंचुअली टेक केयर ऑफ मराठास, विल टेक केयर ऑफ राजपूत्स, राइट। राजपूत को साइड में बिठा के रखेंगे, ठीक है। विल टेक केयर ऑफ द पहाड़ी राजाज ऑल्सो एंड रेमिनेंट्स ऑफ द मुगल्स विद अवध। बंगाल को तो सबसे पहले वो निपटाएंगे, ठीक है। निज़ाम को निपटाएंगे, कर्नाटक को निपटाएंगे, फिर यहाँ पर त्रावणकोर की जगह जब टिप्पू सुल्तान स्टैब्लिश होगा तो उसे निपटाएंगे। एंड अफगान्स के साथ जो है वो काफ़ी लंबे समय तक बैटल करेंगे, नेपालियों के साथ बैटल करेंगे, राइट। सो ग्रेजुअली दे विल एस्टेब्लिश देमसेल्फ ओवर होल ऑफ द इंडिया टिल 1858। सो उनका कॉन्क्वेस्ट बंगाल के साथ जो है उनका कॉन्क्वेस्ट शुरू होगा, राइट। हम देखेंगे कि किस तरह के राइट्स उनको इवेंचुअली मिलेंगे। 1757 बक्सर एंड देन 1767 प्लासी एंड देन 64-65 बक्सर, और फिर उसके बाद जो है वो कॉलोनियलिज्म की कहानी शुरू होगी, राइट। एंड विद द राइज ऑफ देयर कॉलोनियलिज्म पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट जो है वो उनका आगे बढ़ता जाएगा एंड इट विल गेट कंप्लीटेड इन 1858 फाइनली, ठीक है। So the company sought to mobilize Indian resources to fund its expanding trade and operations. So अब उनको ग्लोबल एम्पायर में फ्रेंच को हराना है, ठीक है। डचेज को जो है वो ईस्ट इंडीज तक, मतलब जो इंडोनेशिया वाला जो रीजन है वहीं तक ही कन्फाइंड रखना है, ठीक है। और अपने बुलियंस का कम से कम नुकसान होने देना है। प्रेशियस मेटल का फ्लो जो है वो ब्रिटेन की तरफ ही रखना है, राइट। एंड इंडिया में नॉट जस्ट एट ग्लोबल लेवल, इंडिया में भी जो है वो इन कंपनीज के एक्सपेंशन को रोक कर रखना है। सो धीरे धीरे उनको क्या करना है, पॉलिटिकल कंट्रोल की तरफ बढ़ना है अब, और उसके लिए जो है वो अब चाहिए बहुत बड़े लेवल पर पैसा, राइट। नेक्स्ट इज द स्ट्रेटेजिक पॉलिसी एवोल्यूशन, ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम डिप्लोमेसी एंड अलायंस टू डायरेक्ट एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, राइट। आफ्टर 1757 ये कहानी शुरू हो जाएगी। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट, एंडेड द कंपनीज ट्रेड मोनोपोली, पुश्ड इंडिया टू बिकम अ मार्केट फॉर ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, एनकरेज टेरिटोरियल एक्सपेंशन टू सिक्योर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। सो आई विल गो थ्रू दिस पॉइंट जब हम आगे बढ़ेंगे, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 तक जब हम पहुंचेंगे, देयर वी विल डिस्कस दिस। बट यहाँ पर आप ये जान लीजिए कि हमने वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या पढ़ा था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो 1760s के बाद ब्रिटेन में शुरू हो जाएगा और 1820s तक आते आते जो है वो काफ़ी मैच्योर हो जाएगा, राइट। तो ब्रिटेन में जो है वो या इंग्लैंड में बहुत बड़े लेवल पर
मशीन मिल और फैक्ट्रीज वगैरह लगी हुई है, एक्चुअल फैक्ट्रीज लग गई हैं, उनको जो रॉ मटेरियल चाहिए वो सस्ते में रॉ मटेरियल कैसे मिलेगा उन्हें, कि भैया अब इंडियन स्टेट्स को डायरेक्ट एनेक्सेशन करो, कंट्रोल करो इंडियन स्टेट्स को, टैक्स के माध्यम से जो है वो उनसे रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करो या बहुत सस्ते दामों पर खरीदो और पहुंचाओ ब्रिटेन, वहां पर प्रोसेस करो, उधर उनसे टेक्सटाइल से कपड़े बनाओ और वापस आकर वही धोती कुर्ता बनाकर साड़ियां बनाकर इंडिया में आकर बेचो। ठीक है, सो 1813 तक जो है वो ये काम काफी सक्सेसफुली ब्रिटिशर्स कर पा रहे थे। What were the colonial motives behind expansion? Annexation was not random. It was not random. It was systematic and economically driven. Right? Random नहीं है जैसा ब्रिटिशर्स या जैसे ब्रिटिश अपोलोजिस्ट क्लेम करते हैं। It was systematic and economically driven. जब हम colonialism टॉपिक पढ़ेंगे तो there I'll explain you how systematic and how it was a systematic approach. अभी तक तो मैंने आपको बता दिया ना कि वो घेरा डाल रहे हैं, ठीक है, बॉम्बे में बैठ गए, मद्रास में बैठ गए, कैलकाटा में बैठ गए, आगरा में बैठ गए और बीच में यहाँ पर उन्होंने फैक्ट्रीज कई जगह पर इस्टेब्लिश कर ली, यहाँ पर श्रीलंका और इधर ओमरूज और इधर मतलब मलाया में जो है मलक्का में उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया। ठीक है, अफगान्स को जो है वो उन्होंने सेपरेट कर दिया। राइट, सिखों के साथ वो इनिशियली अच्छा रिलेशनशिप बनाकर रखेंगे ताकि सिख जो है वो अफगान्स के साथ रिलेशन बना के रखे, यहाँ पर एक बफर बन जाए। एंड देन दे ग्रेजुअली एक एक करके उन्होंने मराठास को, निज़ाम को, टीपू को, अवध को, बंगाल को तो पहले ही वो कैप्चर कर लेंगे, रेमिनेंट्स ऑफ द मुगल्स, राजपूत को सबड्यू करेंगे। ठीक है, देन यहाँ पर जो हिमाचल पहाड़ी राजा है इनको कंट्रोल में लाया जाएगा और छोटे मोटे जितने बड़े राजा हैं इवेंचुअली दे विल कॉन्कर ऑल ऑफ देम। सो व्हाट वर देयर पॉलिसीज? ऑफ मर्केंटलिस्ट पॉलिसीज है, स्ट्रेटेजिक कंसोलिडेशन ऑफ टेरिटरी, कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज एंड मार्केट, नेचुरल रिसोर्सेज कच्चा माल, और फिर वही कच्चा माल प्रोसेस करके ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में इंडिया की मार्केट में बेच दिया जाए। सो इट वाज नॉट डन इन फिट ऑफ एब्सेंट माइंडेडनेस। द ब्रिटिश वर फुली अवेयर ऑफ देयर पॉलिसीज एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेज। इनफैक्ट देयर पॉलिसीज वर, एक कुछ सोर्सेज में पढ़ने को आता है कि भैया देयर पॉलिसीज जो ब्रिटेन के मतलब सॉरी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपनी मर्जी से कर रही थी और इंग्लैंड को जो है वो कुछ नहीं पता था, इंग्लैंड ने कुछ ऐसा मैंडेट नहीं दिया था। नहीं, ऐसा नहीं है। इंग्लैंड में जो पॉलिटिक्स चल रही थी विग और टोरी के बीच में या डिफरेंट जो रूलिंग एलिट्स हैं उनके बीच में, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट था ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी पर। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कॉन्कर करे, कैसे कॉन्कर करे। लेकिन प्रॉब्लम यह हुई कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब ब्रिटिशर्स के लिए कंट्रोल से मतलब इंग्लैंड के लिए कंट्रोल से बाहर होने लगी, या ईस्ट इंडिया कंपनी जब इतनी रिच हो गई दैट दे स्टार्टेड और the English they feared कि भैया they will start interfering with the actual politics of England or metropolitan, then they started gradually curtailing the power of East India Company, जो कि हम देखेंगे 1784 के बाद, पिट्स इंडिया एक्ट के बाद जो है वो कहानी हम देखना शुरू करेंगे। Alright, so if any absent-mindedness existed, it was among the fragmented Indian states and not the British company. We were absent-mindedness, we were absent-minded, हम नहीं देख पा रहे थे। अगर कर्नाटक में जो हो रहा है यहाँ पर, इधर जो फ्रेंच को हराए या इंडियन पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप करना शुरू किया, या फिर प्लासी में जो बिट्रेल हुआ, ठीक है, हमारे जो बाकी राजा हैं ना वो आपस में लड़ने में बिजी रहे, और इधर से फिर पहले नादिर शाह लगा हुआ था अटैक करने, फिर अहमद शाह अब्दाली लगा हुआ था अटैक करने। राइट, राजपूत की आपस में नहीं बन रही थी, मराठास जो है वो सबको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, सबसे चौथ देशमुखी एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। अवध, बंगाल, निजाम, त्रावणकोर, they tried to establish good administrations but to no avail. राइट, कुछ ज़्यादा जो है वो अपने आप को प्रॉपर तरीके से एस्टेब्लिश नहीं कर सके, बट हाँ रीजनल लेवल पर जो है उन्होंने अच्छी स्टेट्स एस्टेब्लिश करी थी, बट ब्रिटिशर्स जो है वो ग्रेजुअली ओवरटेक कर लेंगे। राइट, सो now these were the points for the fit of absent mindedness. Right, the nature of the British conquest of India, the conquest was not done in the fit of absent mindedness, but it was not exactly premeditated. It was result of gradual events. But yeah, ऐसा कहना भी जो है पूरी तरह ठीक नहीं रहेगा कि Britishers were not fully aware of their policies and their consequences. Their policies from their homeland or the metropolitan and the policies followed by East India Company in India, they were in sync and they were towards the effect that was to conquer India politically. All right. So now let us look at the relationship between
और नाउ लेट अस हेड टुवर्ड्स द बंगाल ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, राइट। हम देखते हैं कि अब बंगाल को कैसे जो है वो ब्रिटिशर्स ने कॉन्कर किया। तो सबसे पहले देखते हैं कि बंगाल में हालात क्या थे, ठीक है। जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस जो है वो बंगाल की क्या थी। बंगाल वाज द रिचेस्ट प्रोविंस ऑफ द मुगल एम्पायर। इनफैक्ट इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी in the eastern hemisphere Bengal was the most prominent city, most prominent trading मतलब स्टेशन जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर का था, राइट। इंक्लूडेड प्रेजेंट डे बांग्लादेश। और बंगाल जो प्रोविंस था या सूबा जो था मुगल्स का, वो क्या क्या पॉलिटिकली क्या क्या इंक्लूड करता है, बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा, राइट। सो इफ आई शो यू दिस इन मैप वेयर इट इज, यस, सो दिस इज बंगाल, राइट। सो पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा जो है वो इनसे मिलकर जो है वो ये पूरा बंगाल प्रोविंस बन रहा था, राइट। एंड जैसे बिहार जैसा एरिया है, बड़ा टेरिटरी था, तो यहाँ पर जो है वो नायब सूबेदार बैठ रहे हैं और भी छोटे छोटे जो हैं वो कई जमींदार यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन द मोस्ट प्रोमिनेंट जो थे वो कौन थे, मुगल सूबेदार। और आमतौर पर जो मुगल रूलर हुआ करता वो कहाँ बैठता था, फर्स्ट आगरा एंड देन दिल्ली, राइट। तो मुगल रूलर के जो प्रिंस हुआ करते, उन प्रिंस मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट प्रोविंस था कि वो प्रिंस को दिया जाता, राइट। तो प्रिंस मतलब कोई ना कोई बंगाल में जो भी, या आमतौर पर बंगाल में जो भी नवाब बैठा है, सॉरी नवाब नहीं, जो भी गवर्नर बैठा हुआ है, ठीक है, वो प्रिंस हुआ करता। दैट वाज ट्रू फॉर बंगाल, that was also true for Punjab, that was also true for Awadh, that was also true for दक्कन। दक्कन में भी जो है वो आमतौर पर प्रिंस को अपॉइंट किया जाता था, राइट। और कुछ जो है वो प्रिंस दिल्ली में भी अपॉइंट होते थे, या दिल्ली आगरा में भी। लेकिन पंजाब और बंगाल में, खासतौर पर बंगाल में जो है वो प्रिंसेस को जरूर अपॉइंट किया जाता था। लेकिन दिस चेंज्ड, ये औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है वो चेंज हो गया, बहुत तेजी से चेंज हुआ। क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो आगे आने वाले जो मुगल बादशाह रहे, उनके पास इतनी प्रोमिनेंस नहीं थी कि भैया वो अपने लड़कों को बंगाल का ऑर्डर जो है वो दिला सके, बंगाल की गद्दी पे उनको बिठा सके। वो इतनी उनके पास प्रोमिनेंस नहीं थी, इतने स्ट्रांग नहीं थे वो। और 1717 के बाद जो है वो इफेक्टिवली बंगाल सोवरेनिटी जो है वो बना के रखी उन्होंने, यानी कि सॉरी वो मुगल मतलब फ्लैग के अंडर रहे, बट इन ल्यू ऑफ एनुअल पेमेंट्स दे एंजॉयड रिलेटिव ऑटोनॉमी। इनफैक्ट मतलब ऑटोनॉमी जो है वो उन्होंने 1717 के बाद फुल एंजॉय करी है, ठीक है, फारुखसियार की रेन में, आफ्टर द फारुखसियाज रेन। देन मोहम्मद शाह की रेन में काफ़ी जो है वो मतलब ऑटोनॉमी थी उनके पास। और शाह आलम के आते आते तो बंगाल हाथ से जो है वो निकल गया यहाँ के सूबेदारों के, राइट। बट इट हैड अ ह्यूज जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बिकॉज ट्रेड बहुत ज्यादा हो रहा था यहां से। अब ट्रेड क्यों हो रहा था यहां से वो भी देख लीजिए। ट्रेड का मेन कारण क्या था भैया, ये रिवर सिस्टम, ठीक है, गंगा, राइट, यमुना एंड पूरा आप रिवर सिस्टम जो है वो आपने ज्योग्राफी में अच्छा पढ़ा ही, अच्छे से पढ़ा ही है, बहुत उपजाऊ है। द गंगा प्लेन, दिस होल इज दिस वाज द इंडस प्लेन, राइट, एंड दिस इज द गंगा यमुना के मैदान है। और ये काफी जो है वो क्या है, उपजाऊ भूमि है, राइट। और यहाँ से जो कॉटन का प्रोडक्शन हो रहा है, या यहाँ से जो ओपियम का प्रोडक्शन हो रहा है, या यहाँ पर सॉल्ट पीटर जो बनाया जा रहा है, राइट, कॉटन का फिर जो टेक्सटाइल बन रहा है, या जो बंगाल में चाइना से जो ट्रेड हो रहा है, बोथ लैंड एज वेल एज सी रूट से चाइना का जो ट्रेड चल रहा है, वहाँ से जो कच्चा सिल्क आ रहा है, ढाका में उस सिल्क को प्रोसेस करके बहुत एलीट जो है वो फैब्रिक बनाए जाते थे, राइट, बहुत बेहतरीन क्वालिटी का फैब्रिक बनता था ढाका में, ठीक है। उसके अलावा कॉटन के प्रोडक्ट जो है वो बहुत बेहतरीन इंडिया में बनते थे, कॉटन टेक्सटाइल के लिए बहुत फेमस था ये एरिया, राइट। ओपियम का यहाँ पर बहुत प्रोडक्शन होता था, ठीक है। और उसके अलावा अदर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसेस तो है ही, ठीक है। सो इट वाज अ रिच प्रोविंस, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, अदर एग्रीकल्चरल प्रोसेस बहुत प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, तो केवल
यही सामान नहीं है इनके पास ट्रेड करने के लिए, लोगों के पास जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस भी है ट्रेड करने के लिए, स्लेव्स हैं लोगों के पास ट्रेड करने के लिए, घोड़े यहां तक पहुंच रहे हैं, ठीक है, बिकॉज दिस इज कनेक्टेड विद गुजरात ऑल्सो विद नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, राइट, सो एंड ऑल्सो विद तिब्बत एंड काशगर, सो हर तरीके का प्रोडक्ट जो है वो यहां पहुंच रहा है, एंड उसको उस प्रोडक्ट के ट्रेड को फैसिलिटेट कर रहा है पूरा का पूरा गंगा रिवर सिस्टम एंड अदर रिवर। These were the reasons कि बंगाल में आकर जो है वो सारे चीजें इकट्ठा हो जा रही है, एंड इट वाज अ रिच प्रोविंस, बहुत ज्यादा रिच प्रोविंस था, राइट, और बहुत ज्यादा रेवेन्यू, इनफैक्ट मैंने आपको बताया ना, इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर बंगाल वाज द वन, बंगाल इफ नॉट द मोस्ट बट इफ नॉट द मोस्ट बट इट वाज वन ऑफ द अमंग द टॉप ऑफ, मतलब अमंग द टॉप आप रख सकते हैं रिचेस्ट प्रोविंस में of the west of the eastern hemisphere, right। वेस्टर्न हेमिस्फीयर की बात मैं इसीलिए नहीं करूंगा क्योंकि अमेरिका से सोना चांदी बहुत मिल रहा था उस टाइम, सो उनके पास कमाई उस सेंस में बहुत ज़्यादा थी, वहाँ से जो बुलियंस आ रहे थे, ठीक है। देन उसके अलावा नाइल वाला रीजन भी जो है वो काफ़ी, नाइल और ऑटोमन्स का रीजन भी जो है वो काफ़ी प्रॉस्परस था। देन नवाब ऑफ बंगाल हेल्ड अथॉरिटी ओवर दिस एक्सपेंसिव रीजन, राइट। जो नवाब थे, बाद में नवाब मतलब कहलाए, बट दे वर एक्चुअली निजाम्स, दे वर गवर्नर्स, राइट, एंड इवेंचुअली दे टुक द टाइटल ऑफ नवाब्स। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड ट्रेड, द मेजर एक्सपोर्ट्स क्या चल रहा है, तो सॉल्ट पीटर, राइस, इंडिगो मैं कैसे भूल सकता हूँ, इंडिगो, पेपर, शुगर केन की बहुत बड़े लेवल पर खेती हो रही है, सिल्क, कॉटन, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट्स, आइवरी आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। In fact, Bengal accounted for 60% of the British imports from Asia, of all the British territories, or sorry, of all the British trading positions, trading settlements and ports and factories. Bengal 60% जो है वो ब्रिटिशर्स को अकाउंट कर रहा था उनके इम्पोर्ट्स को फ्रॉम एशिया। सो आप समझ ही सकते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस थी। सो ब्रिटिश एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्रीज इन बालासोर, हुगली, कासिम बाजार, पटना, ढाका, कलकत्ता फाउंडेड इन 1690, जब उनको मतलब जमींदारी मिली, कालिकता, सुतनती वगैरह 3 गांव की, राइट। 3000 रुपए की ल्यू में जो है वो मुगल से उन्होंने ले लिया वो पूरा मतलब एरिया कलकत्ता वाला, और बदले में उनको कमाई हो रही थी 50,000 पाउंड की। 3000 इट कॉरस्पॉन्ड समवेयर अराउंड 350 पाउंड्स, राइट। सो दीज आर फ्रॉम जो भी आप बुक रीडिंग करते हैं वहां पर आपको ये सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। व्हाट अबाउट द पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ बंगाल? सो मुर्शीद कुली खां, जब मुर्शीद कुली खां जो गवर्नर रहा बंगाल का, तब से बंगाल की पोजीशन जो है वो स्ट्रांग होती गई। 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद, देन 1717 में जो है वो फारूक सियार से जो रिलेशनशिप, मतलब बेसिकली फारूक सियार को कुछ पैसे देकर अपने आप को रिलेटिवली ऑटोनोमस इन्होंने बना लिया। देन शुजाउद्दीन ने कंटिन्यू रखा वो सेम सिस्टम, देन सरफराज खान ने, बट इट वाज अली वर्दी खां who murdered सरफराज खान became the नवाब। इसने फिर मुगल्स को ईयरली जो नजराना भेजा जाता है वो नजराना देना बंद कर दिया, वो जो ट्रिब्यूट पेमेंट्स जो दी जाती है वो मुगल एम्परर को बंद कर दी और इफेक्टिवली अपने आप को आजाद कर लिया, राइट। बट हाँ, एक मतलब फ्लैग जो है वो मुगल फ्लैग के अंडर वो अभी तक बने रहे, बिकॉज इट इज मैटर ऑफ, मतलब खलीफा वाला याद है आप लोगों को एंगल, खलीफा जो है वो सुल्तान का टाइटल देता है एंड देन शाह का टाइटल देता है खलीफा के अंडर, सो वो वाला फंडा है, ठीक है। सुल्तान और शाह का टाइटल जो है वो इस तरह के टाइटल्स बंगाल ने नहीं लिए, या बंगाल के रूलर्स ने नहीं लिए, उस तरह की अटेंशन वो नहीं चाहते थे, ट्रेड कर रहे थे वो उतने में ही खुश थे, राइट। सो मुगल फ्लैग के अंडर रहे, लेकिन मुगल्स को अली वर्दी खां के बाद जो है वो पेमेंट्स मिलना बंद हो गई। अली वर्दी खां की अपनी प्रॉब्लम्स बहुत थी, राइट, थोड़ी देर में देखते हैं अली वर्दी खां की प्रॉब्लम्स क्या है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट वाज अ रिलेटिव स्टेबिलिटी वहां पर मौजूद थी। मराठास का इन्वेजन था, लेकिन इट वाज इन उड़ीसा वाले रीजन तक जो है वो बंगाल के नवाब उसको कंट्रोल में रखने में कामयाब रहे, जाट्स की रिवोल्ट को कंट्रोल में रखने में कामयाब रहे। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का इम्पैक्ट जो है वो उन तक नहीं पहुंचा। और पॉपुलेशन वाइज अगर आप देखें या इकोनॉमिकल ग्रोथ देखें तो अनप्रेसिडेंटेड प्रॉस्पेरिटी इस समय बंगाल में हो रही थी। सो इट वॉज नॉट जस्ट द सेकेंड हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी बट ऑल्सो द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, जब बंगाल बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस था।
राइट जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस बोलते हैं ना, जो ब्रिटिश अपोलॉजिस्ट बोलते हैं कि भाई इट वाज अ डार्क, द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी वाज द डार्कर टाइम्स फॉर इंडिया, नहीं, बंगाल जो है वो बहुत प्रॉस्परस था उस टाइम। अवध और निज़ाम ने बहुत बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन स्टेब्लिश कर रखा था, मराठाज वर एक्सपेंडिंग देमसेल्व्स, राइट। सो काफ़ी सारे इंडियन स्टेट्स जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बट इवेंचुअली टेंशंस जो है वो ब्रिटिशर्स के साथ फिर बढ़ गई। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश पॉलिटिकल एम्बिशन जो है वो धीरे धीरे जागने लगा, अपने ट्रेड और अपने ड्रेन ऑफ वेल्थ को रोकने के लिए, अपने ट्रेड को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपने ड्रेन ऑफ वेल्थ को रोकने के लिए धीरे धीरे पॉलिटिकल एम्बिशंस जो है वो ब्रिटिशर्स के जागने लगे, जो कि एक टेंशन का कारण बन गए। किसके लिए? बंगाल के लिए, बंगाल के नवाब के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करते जा रहे थे, राइट। अपनी सेटलमेंट्स को वो फोर्टिफिकेशंस में बदलते जा रहे थे, अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग करते जा रहे थे, अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करते जा रहे थे, राइट। देन दे फॉट विद फ्रेंच, एंड जो नवाब है उनको ये धीरे धीरे दिखने लग गया था कि ये जो लड़ाई फ्रेंच से वो लड़ रहे हैं, और जो मतलब साउथ में उन्होंने इंडियन रूलर्स के साथ किया, कर्नाटिक और निजाम के साथ जो किया, वो हो सकता है कि इस तरह की हरकत बंगाल में भी हो, राइट। सो अली वर्दी खां जो है वो ट्राई करा उसने ब्रिटिशर्स को कंट्रोल में रखने के लिए, राइट। बट इट वाज सिराजुद्दौला जिसको एक्चुअल मतलब ब्रिटिशर्स के पूरे रात को जो है वो फेस करना पड़ा। आई वुड नॉट से कि पूरा रात उसने फेस किया, दैट वो रात जो है वो मीर कासिम एंड शाह आलम एंड अवध के नवाब, उन सबको पूरा रात जो है वो बक्सर में फेस करना पड़ा। एंड देन द पीपल ऑफ आफ्टर 1764 द पीपल ऑफ बंगाल, जब उन्होंने खून तक चूस लिया, मतलब लोगों के मतलब ऐसा हो रखा था कि उनके लंग से वो एयर तक सक कर लेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। बहुत बुरे तरीके से उन्होंने फिर लूटपाट मचाई ब्रिटिशर्स ने, देखेंगे हम। So Bengal governors resented British privileges, especially duty-free trade, दस्तक। Now 1717 में फारूक सियार ने ब्रिटिशर्स को दिया कि भैया जाइए, ब्रिटिशर्स से खुश हुआ फारूक सियार, राइट। ब्रिटिशर्स ने बहुत पैसा भी दिया फारूक सियार को, बदले में फारूक सियार ने ब्रिटिशर्स को दे दी दस्तक, राइट। दिस इज व्हाट, एक दस्तक और मतलब ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का उनको लाइसेंस दे दिया, और उनको पावर दे दी कि आप जो है वो दस्तक इशू करें। नाउ इनिशियली मुर्शीद कुली खां, राइट, इनिशियल जो नवाब्स हैं, चाहे वो मुर्शीद कुली खां हो, देन शाजुद्दीन हो, सरफराज खां हो, एंड टू अ पॉइंट अली वर्दी खां ने भी, इन नवाब्स ने ये जो दस्तक ब्रिटिशर्स को दिया था इसको एक्सेप्ट किया, राइट। क्यों? क्योंकि अगर ब्रिटिशर्स इन दस्तक को फर्दर अगर इंडियन ट्रेडर्स को बेच भी रहे हैं या ब्लैक में भी दस्तक को यूज कर रहे हैं, इन टर्न कहीं ना कहीं वो इन नवाब्स के ट्रेड को ही बेनिफिट कर रहा था, राइट। बट ग्रेजुअली ये ट्रेड जो है वो मतलब ये दस्तक इन नवाब्स के लिए प्रॉब्लम बनती गई, क्योंकि इन नवाब्स के फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो है वो अब ये दस्तक कर्टेल करने लगी, राइट। सो एक तो पहला ये कारण है, यहां पर जो है वो नवाब अब धीरे धीरे अली वर्दी खां एंड बियॉन्ड, अली वर्दी खान और फिर उसके बाद दिस इज क्या नाम उसका, यस, सिराजुद्दौला जो है वो दस्तक से, जो दस्तक जो मिली हुई थी, जो ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग राइट जो ब्रिटिशर्स को मिला हुआ था, उससे दुखी हो गया। सो दस्तक जो है वो कंपनी को दिया गया था, राइट। लेकिन जो प्राइवेट ब्रिटिश मर्चेंट है, दस्तक दिया गया था कंपनी ऑफिसर्स को, कि कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं वो ट्रेड करेंगे दस्तक को यूज करके, लेकिन ये कंपनी ऑफिसर्स जो है वो अपने प्राइवेट ट्रेड के लिए भी दस्तक का इस्तेमाल करने लगे। इनफैक्ट दे स्टार्टेड सेलिंग दिस दस्तक टू इंडियन मर्चेंट्स, राइट। प्राइवेट दस्तक जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं वहां तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन जब इंडियन मर्चेंट्स को दस्तक देना शुरू कर देंगे तो वो इंडियन मर्चेंट्स नवाब को जो है वो टैक्स क्यों देंगे, जब वो सस्ते में ब्रिटिशर्स से जो है वो ट्रेडिंग राइट खरीद सकते हैं। तो दिस स्टार्टेड बॉदरिंग दी बंगाली नवाब, कि यहां से उनका फिर रेवेन्यू स्ट्रीम जो है वो धीरे धीरे कम होने लगा, राइट। बट स्टिल चाहे कितना भी जो है वो डिफरेंसेस हो ब्रिटिश कंपनी और नवाब्स के बीच में, मुर्शीद कुली खां और अली वर्दी खां, दो ये मेन इंपॉर्टेंट है, इन्होंने एक मॉडरेट अप्रोच रखी ब्रिटिश कंपनी के तरफ,
क्योंकि द नवाब्स दे यूज्ड टू कॉल देम लाइक बीज, राइट। अगर उनको पाल कर रखोगे तो तुम्हें हनी देंगे, अगर उनको छेड़ोगे तो वो तुम्हें डसेंगे, ठीक है, डंक मारेंगे। सो बीज की तरह है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है वो धीरे धीरे जो पैसा कमा रहे थे वो लुटा नहीं रहे थे, राइट। मॉडर्न लाइंस पर नेवी, मॉडर्न लाइंस पर मिलिट्री जो है वो डेवलप कर रहे थे, अपनी ट्रेडिंग पोजीशन को स्ट्रांग करते जा रहे थे, और धीरे धीरे वो इंडियन रूलर्स की इंटरनल पॉलिटिक्स को समझते जा रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि भैया इंटरनल पॉलिटिक्स में अब हम पार्टिसिपेट करें। स्टार्ट कर दिया था पहले डुप्ले ने, राइट, ठीक है। फिर जो है वो क्लाइव ने उसको बढ़िया बड़े लेवल पर यूज किया, देखेंगे थोड़ी देर में। सो राइजिंग टेंशन विद ब्रिटिश। So Bengal governors resented British privileges, especially duty-free trade. These privileges caused huge revenue losses to the provincial exchequer. Conflict of interest between Nawab and British commercial ambitions जो है वो intensify हुए, right? And these economic conflict जो है वो धीरे धीरे फिर it resulted into a battle. Power shift हुआ following battle of Plassey. Subsequent event of political power gradually transferred from Nawab to British and marked the beginning of British colonial dominance in India. But बीच में जो है वो हमें अब बैटल ऑफ प्लासी समझना है, ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग, अच्छा एक बार अली वर्दी खां और सिराजुद्दौला की पोजीशन देख लेते हैं, एंड देन वी विल एंटर इनटू द बैटल ऑफ प्लासी। सो अली वर्दी खां की बात करते हैं। अली वर्दी खां 1741 में पावर में आते हैं, ठीक है, सरफराज खां को मार के, और एक काफी मतलब आप कह सकते हैं कॉम्पिटेंट नवाब जो है वो रहे, कॉम्पिटेंट नवाब रहे बंगाल के। अब रेनिंग नवाब को उन्होंने मारकर जो है वो नवाब बने वो, तो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को भरपूर पैसा उन्होंने खिला दिया, क्योंकि बंगाल रिच था और मुगल बादशाह रंगीला था। रंगीले को जो है फुल पैसा मिला और उसने ठप्पा लगा दिया कि भैया हाँ तुम हो नवाब, राइट। लेकिन प्रॉब्लम जो है वो फिर आगे बढ़ी। 15 साल लगभग सक्सेसफुली उन्होंने रूल किया, लेकिन मराठाज जो हैं वो उड़ीसा यानी कि वेस्टर्न जो बाउंड्रीज हैं बिहार और उड़ीसा की, वहां पर मराठाज का इनकर्शन जो है वो धीरे धीरे बढ़ता गया, जिससे अली वर्दी खान जो है वो सक्सेसफुली निपटता भी रहा, राइट। सो मराठाज को तो वो कंट्रोल करने में कामयाब रहे, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो उनके लिए बढ़ी किसकी तरफ से? ब्रिटिशर्स की तरफ से। तो 1750s में हम जानते हैं कि जो एक्सेशन वॉर है ऑस्ट्रिया का, यानी कि जो ग्लोबल एम्पायर की जो होड़ है ब्रिटेन और फ्रांस की, वो इंडिया पहुंच गई, राइट, इन द फॉर्म ऑफ कैर्नेटिक वॉर। और कैर्नेटिक वॉर में ये नजर आ गया था कि भैया फर्स्ट कैर्नेटिक वॉर में अगर भले ही फ्रेंच विक्ट्रीज हमें देखने को मिली, लेकिन सेकंड कैर्नेटिक वॉर में एंड देन सब्सिक्वेंटली थर्ड कैर्नेटिक वॉर में, अभी तो सेकंड कैर्नेटिक वॉर तक की बात करें अली वर्दी खां के टाइम में, राइट, या फर्स्ट एंड सेकंड की बात करें, तो धीरे धीरे ब्रिटिशर्स जो है वो अपने आप को स्ट्रांग करते जा रहे थे। एंड सिंस पहले कर्नेटिक वॉर में फ्रेंच जो है वो जीत गए थे, तो ब्रिटिशर्स स्टार्टेड फोर्टिफाइंग देयर पोजीशंस इन बंगाल। उन्हें डर था कि फ्रेंच जो है वो कहीं ज्यादा मजबूत ना हो जाए और बंगाल से हमें खदेड़ ना दें, राइट। तो लेकिन उससे पहले ही बंगाल के नवाब ब्रिटिशर्स को एक फेवर दे चुके थे, ठीक है। बंगाल जब मराठाज अटैक कर रहे थे तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि भैया फोर्ट विलियम्स को हमको थोड़ा जो है वो उसमें डिच और एंट्रेंचमेंट बनाने दो, थोड़ा सा फोर्टिफिकेशन करने दो, ताकि मराठाज इनकर्शन से हम बच सकें समय आने पर। तो उनको वो करने दिया, लेकिन धीरे धीरे जब यूरोपियन डोमिनेंस कर्नेटिक रीजन पर बढ़ा, राइट, इससे जो है वो अली वर्दी खां अलर्ट हो गया कि ये जो कर्नेटिक की लड़ाई है ये बंगाल तक पहुंचेगी। वहां जो फ्रेंच और ब्रिटिशर्स लड़ रहे हैं वो बंगाल में भी लड़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि चंद्रनगर में जो है वो फ्रेंच मौजूद थे, चंद्रनगर में फ्रेंच और डचेस मौजूद थे, और कलकत्ता में जो है वो ब्रिटिशर्स मौजूद थे, राइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब ट्रेड मतलब फाइनल जो है वो मतलब कोस्ट लाइन के नजदीक ये जो है वो इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट्स थे, राइट। और यहां पर अगर पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है, यहां पर अगर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होता है, दैट विल बी बैड फॉर ट्रेड। क्योंकि अभी तक अली वर्दी खां तो ये मानकर चल रहे थे कि भैया ब्रिटिशर्स जो है वो, ब्रिटिश और फ्रेंच जो है वो मैनेस है, नुकसान क्रिएट कर सकते हैं हमारे लिए, लेकिन थ्रेट नहीं है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं क्रिएट कर सकते, राइट। सो दे कंसिडरिंग expelling Europeans from Bengal but died. He considered expelling Europeans from Bengal but died in April 1756. और फिर उसका पोता सिराजुद्दौला, his grandson who was relatively younger, वो जो है वो शक्ति में आता है। सिराजुद्दौला
दो समवट कॉम्पिटेंट बट ही वॉज अ हॉट हेड एंड ही कमिटेड सम मिस्टेक, और कुछ और भी प्रॉब्लम्स जो है वो यहाँ पर हुई, अब थोड़ी देर में हम समझेंगे जब हम देखते हैं फर्दर, जब हम देखेंगे द रीजंस बिहाइंड द बैटल ऑफ प्लासी, राइट। बैटल ऑफ प्लासी के पीछे के जो रीजंस हैं उसको हम जब समझने की कोशिश करेंगे तो देयर विल गो इनटू दैट डिटेल, ठीक है। सो सिराजुद्दौला की अपनी बड़ी प्रॉब्लम्स थी। अली वर्दी खां तक आते आते जो है वो काफ़ी सारे फैक्शंस, अब फैक्शन से रिडल्ड तो मुगल कोर्ट्स हमेशा से रहे ही हैं। मुगल कोर्ट्स में या फॉर दैट मैटर कोई भी कोर्ट्स हो, रॉयल कोर्ट्स जो भी मोनार्की की जो कोर्ट्स हैं उसमें डिफरेंट फैक्शंस जो है वो मौजूद रहती ही हैं। लेकिन अब प्लेयर्स जो है वो बहुत सारे हो गए थे, केवल इंटरनल पॉलिटिकल राइवल्स ही नहीं थे, एक्सटर्नल थ्रेट्स भी जो है वो कई सारे थे बंगाल के लिए। और अब बंगाल रिच प्रोविंस तो था, बहुत रिच प्रोविंस तो था, लेकिन उतना बड़ा प्रोविंस नहीं था कि अगर उनके बराबर की कोई और शक्ति अगर आ जाए तो उससे वो पूरी तरह जीत जाए, राइट। वैसे इस तरह कहना जो है पूरी तरह ठीक नहीं है। बैटल ऑफ प्लासी में अगर बिट्रेयल नहीं होता तो बहुत बुरी तरह क्लाइव को पीटा जाता बंगाल के द्वारा। बंगाल के पास 50,000 की सेना थी, राइट, और क्लाइव जो है वो लगभग 3,000 लोग लेकर पहुंचा हुआ था, 3,000-3,300 इतना, 3.5 के आप रख लीजिए, अराउंड 3.5 के लोग लेकर पहुंचा हुआ था। तो आप डिफरेंस देख ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, राइट। मतलब कितना बोल सकते हैं, 17:1 समवट, 16:1, 16:1 आप रख लीजिए, राइट। इस तरह का जो है वो डिफरेंस था बंगाल और ब्रिटिश सेना में। बट स्टिल बंगाल सेना जो है वो हार गई। क्यों? क्योंकि बिट्रेयल हुआ सिराजुद्दौला के साथ। क्यों? क्योंकि उसका इंटरनल पॉलिटिक्स जो है वो बटी हुई थी, राइट। तो यहां पर ये हिस्टोग्राफिकल डिबेट है कि ये बिट्रेयल हुआ क्यों। सिराजुद्दौला को मीर जाफर ने, राइट, उसका जो मीर बख्शी था, मीर जाफर, या उसके जो अन्य मतलब ऑफिसर से लाइक राय दुर्लभ था, या उसका जो जगत सेठ था, या ओमी चंद है, इस तरह के और जो लोग थे, इन्होंने धोखा क्यों दिया सिराजुद्दौला को। यहाँ पर एक हिस्टोग्राफिकल डिबेट है, थोड़ी देर में देखेंगे उसे भी। पहले हम ये इवेंट्स देख लें, ये जनरल फैक्ट है, ये आप बुक रीडिंग से भी पढ़ सकते हैं। ये जो जनरल फैक्ट हैं, सॉरी, ये इतने ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है हमारे एग्जामिनेशन के लिए। हमारे एग्जामिनेशन के लिए मतलब ऑप्शनल्स के लिए, जीएस के लिए तो डेफिनेटली रेलेवेंट है, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस में भी बन सकता है इस डायरेक्शन में क्वेश्चन। लेकिन जो हिस्टोग्राफिकल डिबेट है वो ज़्यादा रेलेवेंट है हमारे लिए। बट स्टिल वी नीड टू गो थ्रू। अब हिस्टोरिकल इवेंट्स तो हमें पढ़ने ही पड़ेंगे, है ना। बट मेक श्योर कि आप बुक रीडिंग भी जरूर करें। इसलिए मैं इन जो इवेंट्स हैं इनको थोड़ा सा मतलब तेजी से कवर करा रहा हूँ, बिकॉज दीज आर नॉट सो मच रेलिवेंट फॉर ऑप्शनल। जीएस के लिए हो सकता है, प्रीलिम्स के लिए हो सकता है, तो आप बुक रीडिंग वहाँ पर करेंगे तो आपको अच्छे से ये फैक्ट्स मिल जाएंगे। ऑल्दो यहाँ पर भी फैक्ट्स मैंने सारे इंक्लूड कर ही लिए हैं। सो इंटरनल फैक्शन, शौकत जंग जो है वो जो नवाब था उसका, पूर्णिया का जो सॉरी कज़न था, पूर्णिया का नवाब था, वो चाह रहा था कि भैया मैं नवाब बनूं, राइट। उसको सिराज ने मार दिया। घसीटी बेगम जो उसकी आंट थी, उसका जो लड़का था घसीटी बेगम जो है वो चाहती थी कि भैया मेरा लड़का नवाब बने, और इन दोनों को जो है वो ब्रिटिशर्स शह दे रहे थे, राइट। ब्रिटिशर्स का इनको सपोर्ट मौजूद था। मीर जाफर ने मतलब इनको भी जो है वो कंट्रोल में, सॉरी सिराजुद्दौला ने इनको भी कंट्रोल में किया। देन मीर जाफर, हिज रिबेलियस आर्मी कमांडर जो है वो डिसमिस्ड एंड रिप्लेस्ड मीर मदन। राय दुर्लभ, बल्लभ एंड अदर नोबल्स अपोज्ड हिज अथॉरिटी। सो उसके अपने कोर्ट में जो है वो प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी थी। उसके अलावा एक्सटर्नल थ्रेट क्या था, मराठास तो है ही, ठीक है। उसके अलावा एक और थ्रेट जो है वो लूम कर रहा था, दैट वाज अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, राइट। देन धीरे धीरे ब्रिटिशर्स जो है वो अपने आप को पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो अपना बढ़ा रहे थे। कर्नाटक में जो है वो उन्होंने जीत, मतलब कर्नाटक में जो कॉन्फ्लिक्ट फ्रेंच के साथ उनका हुआ, वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बंगाल में भी एक्सटेंड हो ना जाए कहीं, तो ब्रिटिशर्स अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को बंगाल में एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे, राइट। सिराज व्यूड देयर एक्टिविटीज अ थ्रेट टू हिज सोवरेनिटी। थोड़ी देर में देखते हैं क्या उन्होंने एक्टिविटीज करी ऐसी। लीडरशिप स्टाइल में क्या इश्यूज थे सिराज के, तो ही वाज यंग एंड इम्पल्सिव, लैक्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस। इस वजह से भी कई जो पुराने एक्सपीरियंस्ड जो लोग थे, दे एनविड सिराजुद्दौला, राइट। ही अपॉइंटेड मोहनलाल, अ कश्मीरी ऑफिसर, एज चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, फंक्शन लाइक अ प्राइम मिनिस्टर,
राइट, जो कि पॉपुलर नहीं था उसकी कोर्ट में। उसकी कोर्ट का कहना यह था कि भैया मीर बख्शी और दीवान जो भी प्राइम मिनिस्टर आप अगर आप अपॉइंट कर रहे हैं तो वो आप अपने फैक्शन से कीजिए, मुस्लिम फैक्शन से कीजिए, राइट। Then eventually it led to Battle of Plassey. But first of all, let us look at the reasons behind, the causes of Battle of Plassey, or the reasons for the Battle of Plassey. तो सबसे पहले सबसे बड़ा रीज़न तो है ही कि जो मिसयूज़ किया जा रहा था दस्तक का, राइट, द मिसयूज ऑफ द ट्रेड प्रिविलेजेस। ब्रिटिश ऑफिशियल्स एक्सप्लॉइटेड ड्यूटी फ्री ट्रेड राइट्स कॉजिंग फाइनेंशियल लॉसेस टू नवाब्स ट्रेजरी। सो 1717 में जो फारूक सियार ने ट्रेडिंग प्रिविलेजेस दी थी, राइट, पहला तो कारण ये है ही। कंपनी जो है वो, कंपनी के ऑफिशियल्स इन दस्तक को इंडियन मर्चेंट्स को भी बेचने लगे। सो मिसयूज ऑफ दस्तक है पहला। Right, so for private British merchant, कंपनी ही नहीं, उसके अलावा भी, कंपनी का ऑफिसर ही नहीं, उसके अलावा भी जो प्राइवेट ब्रिटिश मर्चेंट थे वो भी इस दस्तक को इस्तेमाल कर रहे थे, और ब्रिटिशर्स और कंपनी के ऑफिसर्स जो हैं वो इंडियन मर्चेंट्स को भी इस दस्तक को बेच दे रहे थे, राइट। तो जिसके पास दस्तक है उसके पास ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का राइट है, और अगर ड्यूटी फ्री ट्रेड अगर कोई करेगा, और अगर बंगाल एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पॉइंट है, तो नवाब की तो बहुत ज़्यादा कमाई उस ड्यूटी से आ रही है। और अगर ब्रिटिशर्स ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का राइट अगर बेच रहे हैं पैसा लेकर ब्रिटिश प्राइवेट मर्चेंट्स को, अदर यूरोपियंस को या इंडियन मर्चेंट्स को, तो उससे तो नवाब का जो रेवेन्यू है वो गिरता जाएगा। पहला कारण तो ये। दूसरा, देयर अनऑथराइज्ड फोर्टिफिकेशंस, राइट। नाउ इंग्लिश फोर्टिफाइड कैलकाटा विदाउट नवाब सिराजुद्दौला's कंसेंट। पहले अलीवर्दी खां से उन्होंने कंसेंट ली थी डिच बनाने के लिए, राइट, मतलब खाई टाइप की खोदने के लिए, डिचेस बनाने के लिए। लेकिन कर्नाटक वॉर के चलते ब्रिटिशर्स को लगा कि भैया ये कर्नाटक वॉर जो है वो कहीं बंगाल में भी एक्सटेंड ना हो जाए, तो हम अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन कर लें, राइट। सो बोथ ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच दे फोर्टिफाइड देयर फोर्ट्स, राइट, फ्रेंच इन चंद्रनगर एंड ब्रिटिशर्स इन कैलकाटा। सो सिराजुद्दौला ने ऑर्डर किया कि भैया अपनी फोर्टिफिकेशंस को ढहा दो, तुम तोड़ दो अपनी फोर्टिफिकेशन को। एंड फॉर इन दिस रिगार्ड फ्रेंच जो है वो दे कंप्लाइड विद दिस रिक्वेस्ट, बट ब्रिटिशर्स ने ओपनली डिफाई कर दिया एंड उन्होंने जो है वो मानने से मना कर दिया कि हम नहीं मानते तुम्हारी बात, जाओ, हम तो अपना बना कर रखेंगे फोर्टिफिकेशंस। उसके एक पहली ये गुस्ताखी करी। दूसरी गुस्ताखी, पॉलिटिकल असाइलम दिया, राइट। कृष्णा दास जो कि पैसे लेकर भागा हुआ था ट्रेजरी से, उसको पॉलिटिकल असाइलम जो है वो ब्रिटिशर्स ने कलकत्ता में दिया, जिसको नवाब जो है वो खोज रहा था, ठीक है। उसके अलावा म्यूचुअल डिस्ट्रेस था नवाब और ब्रिटिशर्स के बीच में। नवाब जो है वो नवाब ये सस्पेक्ट कर रहा था कि ब्रिटिशर्स जो है वो ब्रिटिशर्स कंस्पायर कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स अपने आप को एलाय कर रहे हैं विद दी एनिमीज ऑफ द नवाब, या नवाब के कोर्ट में जो उसके ऑपोजिशन है उसके साथ ब्रिटिशर्स अपने आप को एलाय कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर जो है वो कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। और ब्रिटिशर्स का ये सस्पिशन था कि नवाब जो है वो कलूजन कर रहा है फ्रेंच के साथ, राइट। और दूसरा, ब्रिटिशर्स इस चीज से भी डरे हुए थे कि भैया कहीं सिराज उनके अदर जो ट्रेड प्रिविलेजेस हैं उनको बंद ना कर दे, राइट। क्यों? क्योंकि ये जो दस्तक वाला जो राइट है, ये फॉर्मूला धीरे धीरे डचेज और फ्रेंच को भी समझ आ गया। दे ऑल्सो स्टार्टेड इशूइंग दस्तक्स, राइट। और दे ऑल्सो मतलब ट्रेड में जो है वो और ज्यादा उन्होंने इंटरफेरेंस करने की कोशिश करी। तो बंगाल में केवल ब्रिटिशर्स की तरफ से भी तो देखे ना उनकी क्या प्रॉब्लम है, राइट। तो बंगाल में एक साइड मराठास जो है ब्रिटिशर्स के लिए प्रॉब्लम बन सकते थे, एक साइड नवाब जो है वो उनके
ट्रेडिंग राइट्स को कर्टेल कर सकता था। दूसरी साइड डचेस और फ्रेंच जो है वो उनके लिए बड़ा कंपटीशन बनते जा रहे थे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंच जो है वो कर्नाटक वॉर के चलते, कहीं वो कर्नाटक वॉर का एक्सटेंशन बंगाल में भी ना पहुंच जाए, तो ब्रिटिशर्स जो है वो डरे हुए थे इन सब चीजों से। अब ऐसे में बंगाल का नवाब, अगर फ्रांस जो है वो फ्रांस और डच मिलकर अगर कलकत्ता पर धावा बोल देते हैं, और पहली कर्नाटक वॉर में डुप्ले की सक्सेस जो देखने को मिली थी, अगर उस तरह की सक्सेस डुप्ले अगर फिर से दिखा देता है, राइट, बंगाल में भी, तो ब्रिटिशर्स इस बात से डरे हुए थे। और उनके डर का एक और कारण यह भी था कि दैट दे वर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि ऐसे में नवाब उनकी मदद करने आ सकेगा। सो ब्रिटिशर्स को चाहिए था कि एक ऐसा नवाब आकर बैठे जो उनका पपेट हो, जो उनको फेवर्स प्रोवाइड करे, राइट। सो दैट इज वाई ब्रिटिशर्स जो है वो कंस्पायर करने की कोशिश कर रहे थे एग्जिस्टिंग नवाब के ऑपोजिशन के साथ, राइट। देन ड्यू टू ऑल ऑफ दीज रीजन्स फाइनली सिराजुद्दौला जो है वो, क्योंकि म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट है, राइट, पॉलिटिकल असाइलम दिया हुआ है कलकत्ता में दुश्मन को, उसके अलावा अनऑथराइज्ड फोर्टिफिकेशन कर रखी है, तो सिराज को भी ये डर था कि भैया कहीं ये हमारे लिए बड़ा थ्रेट ना बन जाए ब्रिटिशर्स। तो जैसे पहले शाइस्ता खान ने किया, या उससे पहले अली वर्दी खान कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहा था, या मुर्शिद कुली खान ने यूरोपियंस को कंट्रोल में रखा है, या उससे पहले मुगल्स के प्राइम में, है ना, औरंगजेब के टाइम से, उससे पहले भी जैसे यूरोपियंस को कंट्रोल में रखा था, तो सिराजुद्दौला भी पहुंच गया ये सोचकर कि भैया हम यूरोपियंस को कंट्रोल में रखेंगे। एंड ही सीज द फोर्ट ऑफ, मतलब इंग्लिश फोर्ट जो कलकत्ता का है, यानी फोर्ट विलियम्स, उसने सीज कर लिया इन दी जून ऑफ 1756, राइट, विच रिजल्टेड इनटू एन इवेंट विच इज नोन एज द ब्लैक होल ट्रेजेडी। ऑल्दो इसका जो अकाउंट है ये पूरी तरह क्रेडिबल नहीं है, राइट। जो अकाउंट हॉलवेल द्वारा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग 146 लोग जो हैं वो इंग्लिशमैन मौजूद थे एक छोटे से कमरे में, और उसमें से 123 लोग जो है वो मर गए, केवल 23 लोग अगले दिन जिंदा बचे। लेकिन जिसने अकाउंट दिया है उसने पूरी डिटेल्स जो है वो उन लोगों की नहीं दी है, राइट। और दूसरी बात यह है कि सिराजुद्दौला जिस दिन, मतलब 20 जून की बात है शायद, 20 जून जब उसने कैप्चर किया, कुछ ही घंटों में जो है वो कैप्चर कर लिया कलकत्ता के फोर्ट को, तो वो फोर्ट जो है वो अपने सबॉर्डिनेट के हाथ में थमाकर वो वापस अपनी कैपिटल मुर्शिदाबाद चला गया, या वापस बेसिकली मुर्शिदाबाद वो चला गया, राइट। तो जिसके हवाले फोर्ट, यानी कि जो किला जिसके हवाले करके गए थे, फोर्ट जिसके हवाले करके गए थे, उन्होंने ये इवेंट किया। लेकिन ब्रिटिशर्स ने, देखो, ब्रिटिशर्स ने बंगाल की जो हालत करी 1757 के बाद, बंगाल में जो लूटपाट मचाई उन्होंने, बंगाल के लोगों को घास खाने पे जो मजबूर उन्होंने कर दिया इवेंचुअली, ये जो सारी लूटपाट है ये जस्टिफाई भी तो करनी थी अपने लोगों को ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि वहां पर भी तो धीरे धीरे लेबर पार्टी डेवलप हो रही थी। वो सवाल पूछ रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्शंस पर। अभी नहीं थी लेबर पार्टी, लेकिन स्टिल वहां पर जो है वो लिबरल सेक्शंस मौजूद थे, इनफैक्ट इन दिस लेटर हाफ ऑफ दिस 18th सेंचुरी। सो दे वर आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ दी, मतलब जो भी एक्शंस हैं क्लाइव को जो है वो नवाब क्लाइव कह के कहने लग पड़े थे वहां पर लोग, नवाब क्लाइव। और क्लाइव की फैमिली को जो है वो पब्लिकली प्रोसिक्यूट जो है वो लोगों ने करना शुरू कर दिया था, उनको ऑस्ट्रेसाइज करना शुरू कर दिया था। इतना जो है वो जलन, नवाब की कमाई, क्लाइव की कमाई से जो है वो इतना जलन खाने लगे थे लोग, राइट। और बेसिकली कंपनी के जो एक्शन है उन पर काफी सवाल उठने लगे थे, तो जस्टिफाई भी करना था कंपनी को कि भैया बंगाल के साथ उन्होंने जो किया है वो क्यों जस्टिफाइड है, राइट। सो ब्लैक होल की ट्रेजेडी जो है वो, जहां तक मतलब अभी प्रेजेंट एस्टिमेट है, इट वाज एंड, मतलब अगर ऐसा कोई इवेंट हुआ भी है, अगर लोग कैद में मरे भी हैं, तो इट वाज अ, मतलब एग्जैजरेटेड नंबर्स, राइट। देन फाइनली इसके रिटेलिएशन में अब कलकत्ता जो है वो कंट्रोल में आ गया, ठीक है, फोर्ट विलियम्स कंट्रोल में आ गया। सो अब मद्रास तुरंत जो है वो खबर पहुंचाई गई, राइट। अब मद्रास से जो है वो वॉटसन और क्लाइव के अंडर तुरंत, मतलब जून 1756 में जो है वो फोर्ट, कलकत्ता का फोर्ट जो है वो हाथ से निकल गया ब्रिटिशर्स के, राइट। तुरंत जो है वो खबर मद्रास पहुंचाई गई। मद्रास से क्लाइव एंड वॉटसन के अंडर एक नेवी जो है वो डिस्पैच की गई। वो नेवी जो है वो पहुंचती है कलकत्ता, और कलकत्ता आकर वो नेवी जो है वो वापस मद्रास क्या कर लेती है, सॉरी नॉट मद्रास बट फोर्ट को कर लेती है रिकैप्चर, राइट। और फिर इसके बाद फॉर अ ब्रीफ टाइम इन
फरवरी 1757 एक ट्रीटी भी होती है, एक ट्रीटी भी होती है नवाब और क्लाइव के बीच में या ब्रिटिशर्स के बीच में, राइट। और इस ट्रीटी में नवाब जो है वो क्लाइव की या ब्रिटिशर्स की सारी बातें मान भी लेता है, राइट, जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ अलीनगर। अलीनगर नाम जो है वो इसी कैलकाटा का, जिसको ब्रिटिशर्स कैलकाटा कह रहे थे, उसका नाम सिराजुद्दौला ने जब फोर्ट को कैप्चर किया उसका नाम अलीनगर रख दिया, तो वहां पर ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ अलीनगर, राइट। और जिसमें लार्जली जो है वो नवाब ने सारी बात क्लाइव की मान ली, बट देन स्टिल जो है वो क्लाइव या ब्रिटिशर्स इतने अग्रेसिव क्यों थे नवाब के अगेंस्ट, दैट इवेंचुअली इट एस्केलेटेड टू अ बैटल, राइट। तो बैटल में एक बार एंटर करने से पहले या बैटल के कुछ पॉइंट्स देखने से पहले लेट अस लुक एट, अच्छा चलो पहले हिस्टोग्राफिकल डिबेट देख लेते हैं, थोड़ी सी हिस्टोग्राफी में एंटर करते हैं, फिर हम बैटल पे जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर हिस्टोग्राफिकल इश्यूज क्या है अभी तक हमारे सामने। आई होप अभी तक की कहानी आपको समझ आई होगी, ठीक है। सबसे पहला हिस्टोग्राफिकल इशू तो मैंने आपको बताया ही, पहला है फिट ऑफ एब्सेंट माइंडेडनेस। और प्रीमेडिटेटेड, राइट। अनदर हिस्टोग्राफिकल डिबेट इज या हिस्टोग्राफिकल इशू इज कि जो इट अराइजेज अराउंड द क्वेश्चन दैट व्हाई इंडियन कह लीजिए या बंगाल कह लीजिए, बंगाल के जो ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, ट्रेडर मर्चेंट्स बैंकर्स थे, या फॉर दैट मैटर जो क्या कह सकते हैं आप उनको, जो एरिस्टोक्रेट्स थे, ऑल्दो एरिस्टोक्रेट यहां पर वर्ड यूज करना ठीक नहीं होगा, नोबिलिटी यूज कर लेते हैं, जो नोबिलिटी थी, वाई इंडियन या बंगाली ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, बैंकर्स, नोबिलिटी अलाइंड देमसेल्फ विद ब्रिटिशर्स, allied with the कंपनी। यहां पर अगली जो है वो हिस्टोग्राफिकल डिबेट है। पहली जो है फिट ऑफ एब्सेंट माइंडेडनेस कौन बोलता है, ब्रिटिश अपोलोजिस्ट या आप कैम्ब्रिज स्कूल बोल सकते हैं, न्यू कैम्ब्रिज बोल सकते हैं, राइट। प्रीमेडिटेटेड बोलते हैं नेशनलिस्ट, ठीक है। फिर जो रिविजनिस्ट है वो बोलते हैं कि नहीं भैया हमें इनके मतलब बेसिकली एक मिडिल ग्राउंड जो है वो यहां पर हमें ढूंढना है, राइट। तो वो हमने देखा ही। सेकेंड है कि भैया वाई इंडियन या बंगाली ट्रेडर्स, मर्चेंट, बैंकर्स, नोबिलिटी एक्सेट्रा दे अलाइड विद कंपनी अगेंस्ट नवाब, राइट, अगेंस्ट नवाब। इसके पीछे का क्या कारण है, तो यहां पर जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं वो क्या बोलते हैं, ब्रिटिश हिस्टोरियन बोलते हैं कि भैया ये सभी जो इंडियंस हैं वो हमारे पास आए, राइट, फॉर देयर मतलब ऑन देयर ओन, ठीक है, वो फॉर ऑन देयर ओन या अपने जो भी उनके मोटिव्स थे उसको फुलफिल करने के लिए हमारे पास आए। हमने नहीं बुलाया था उन्हें, हमने नहीं कहा था कि आओ हमको ज्वाइन कर लो नवाब के अगेंस्ट, वो अपने आप हमारे पास आए। और सिंस वो अपने आप हमारे पास आए और हम ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए थे कि जहां पर हमें अपने ट्रेड को प्रोटेक्ट करने की जरूरत थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ को प्रोटेक्ट करने की जरूरत थी, राइट, डचेज और फ्रेंच के अगेंस्ट जो है वो अपनी एस्टेब्लिशमेंट को प्रोटेक्ट करने की जरूरत थी। कर्नाटिक वॉर में जो है वो पहली कर्नाटिक वॉर में हम हार गए थे, तो हम जो है वो हमने जोड़ लिया इन सबको अपने साथ और जीत गए हम बैटल ऑफ प्लासी। बट वेयर एज अदर सेक्शन मतलब जो सम इंडियन हिस्टोरियंस, एक यहां पर आप नाम कोट कर सकते हैं सुशील कुमार जी, सुशील कुमार जी का ये कहना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट। ब्रिटिशर्स ने जो है वो क्या किया,
इंटरवीन किया। ब्रिटिश इंटरवेंशन वाज एक्टिव, आप कह सकते हैं यहां पर एक्टिव इंटरवेंशन था इंडियन पॉलिटिक्स में। इंडियन ट्रेडर्स मर्चेंट्स ब्रिटिशर्स के पास नहीं आए, आप लोग जो है वो गए उनके पास, और एक एक करके आपने जो है वो उनको परसुएड किया, उनको ब्राइब किया, उनको परसुएड किया, उनको भड़काया, अलग अलग तरीकों से जो है वो आपने उनको मनाया और अपने पक्ष में जोड़ा, राइट। नवाब के अगेंस्ट जो है वो खड़ा किया। तो एक तो ये हिस्टोग्राफिकल डिबेट है जिसमें ब्रिटिशर्स का स्टांस ये है और सुशील कुमार ऐसा कहते हैं, और सुशील कुमार साहब का स्टांस जो है वो यहाँ पर सही है। ब्रिटिशर्स ने जो है वो धीरे धीरे परसुएड किया सबको, राइट। नोबिलिटी सच एज मीर जाफर को ये उन्होंने ऑफर दिया कि तुम्हें नवाब बना देंगे, ठीक है। और ये बैंकर्स जो हैं लाइक जगत सेठ है, राइट, फतेह चंद उसका नाम था, या उसके अलावा ओमी चंद एक मर्चेंट है, ट्रेडर है, या और भी इस तरह की जो मतलब पर्सनैलिटीज़ थी उस समय की रिच, उन सबको उन्होंने अलग अलग जो है वो प्रॉमिसेस करे कि आपको हम इस तरह अपने ट्रेड में जो है वो फुल सपोर्ट करेंगे, फुल आपको प्रॉफिट बना कर देंगे, नवाब का साथ देना छोड़ दो, ठीक है। सो दे एक्टिवली इंटरवीन्ड इन द इंडियन पॉलिटिक्स, राइट। इंडियन पीपल वो अपने आप अपने मोटिव्स को फुलफिल करने के लिए ब्रिटिशर्स के पास नहीं आए, ठीक है। सो दिस इज अनदर हिस्टोग्राफिकल डिबेट। एक और हिस्टोग्राफिकल डिबेट है यहां पर अलीगढ़ की ट्रीटी। आफ्टर क्लाइव रिकैप्चर्ड कैलकाटा फ्रॉम सिराजुद्दौला, पहली बात तो वाई सिराजुद्दौला signed this treaty, right, with ईस्ट इंडिया कंपनी। और अगर ट्रीटी साइंड कर ही ली थी, देन वाई ईस्ट इंडिया कंपनी was so aggressive? Against Nawab, right? Why Clive became so aggressive against Nawab? पहला तो ये है, ठीक है। कंपनी के अग्रेशन का कारण क्या था? तो मैंने आपको बताई फरवरी 1757 में ये ट्रीटी जो है वो साइन हुई थी, अलीनगर ट्रीटी, राइट। नवाब ने जो है वो सारी बातें मान ली, अग्री कर गया सब कुछ, जो भी कंपनी के जो भी डिमांड्स थी वो सारी जो है वो डिमांड्स नवाब ने मान ली, राइट। अग्री टू ऑल द टर्म्स ऑफ कंपनी, ठीक है। तो फिर कंपनी जो है वो इतना स्ट्रिक्ट क्यों हो गई? इसके पीछे जो है वो दो कारण है। पहला कारण ये है कि 1740s के बाद एक तो यूरोप में जो सिचुएशन चल रही थी, ठीक है, चलो यूरोप वाला सिचुएशन बाद में रखते हैं। 1740s के बाद डचेस एंड फ्रेंच जो है वो एक साथ धीरे धीरे अलाय कर रहे थे और ब्रिटेन का एक बड़ा कंपटीशन जो है वो बन गए थे, ठीक है। अलाइड एंड कंपटीशन, आपस में उनका जो कंपटीशन था वो उससे ज्यादा कंपीट कर रहे थे ब्रिटिशर्स से। सो इन दैट रिगार्ड दे आर अलाइड। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह फुल फ्लेजेड अलाइज थे, नहीं। डचेस और फ्रेंच के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ है, एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ही छोटी मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, लेकिन ज्यादा बड़ा दुश्मन जो है वो कंबाइंडली उनके लिए ब्रिटिशर्स थे। तो ब्रिटिशर्स के लिए बड़े कंपटीशन ये बन गए। जैसे मैंने आपको बताया ना, दे ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग प्राइवेट ट्रेड, राइट। प्राइवेट ट्रेड में जब उन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, 10 तक उन्होंने भी परचेज करके ब्रिटिशर्स से या इधर उधर से जैसे भी 10 तक का अरेंजमेंट करके उन्होंने भी प्राइवेट ट्रेड पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, जिससे ब्रिटिशर्स का जो है वो रेवेन्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है।
और ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रेवेन्यू कम हो रहा है ना, इसका इंपैक्ट जाकर जो है वो इंग्लैंड पे है, राइट। तो वहां से फिर पॉलिसी बनकर आती है कि भैया कुछ ऐसा करो बंगाल में कि ये डचेस और फ्रेंच को भगाओ यहां से, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर ब्रिटेन का रेवेन्यू अगर, या ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में खुद का रेवेन्यू अगर कम हो रहा है तो उनको फिर इंग्लैंड से बुलियन मंगवाने पड़ेंगे ट्रेड करने के लिए, क्योंकि ट्रेड तो रुकना नहीं चाहिए, डिमांड बहुत ज्यादा है इंडियन गुड्स की, ठीक है। तो इंग्लैंड से जो है वो ऑर्डर्स आते हैं कि इनका कुछ करो, निपटाओ इन्हें। पहला कारण ये है अग्रेशन का आफ्टर द ट्रीटी। दूसरा कारण आप कह सकते हैं द एक्सटेंशन और द थ्रेट ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द कार्नेटिक वॉर। कि कहीं कार्नेटिक वॉर, स्पेशली जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर है उसमें जो फ्रेंच विक्ट्री है, वो फ्रेंच विक्ट्री जो है वो कहीं बंगाल में भी ना कंटिन्यू हो जाए, राइट। तो बंगाल में अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए, सो टू स्ट्रेंथन देमसेल्फ, ब्रिटिशर्स को चाहिए था पैसा, राइट। दे नीडेड रिसोर्सेस। तो अगर उन्हें रिसोर्सेस चाहिए थे, सो दे नीडेड अ फेवरेबल नवाब चाहिए था उन्हें। बेसिकली ऐसा नवाब चाहिए था जो उनको पूरी तरह से फेवर करे, राइट, जो इनकी ये दोनों प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दे, जो कि फ्रेंच और डचेस को भी बाहर भगा दे। क्योंकि सिराजुद्दौला जो है वो फ्रेंच और डचेस मतलब कंपटीशन बनाए रखना चाहता था, ताकि, एंड दैट वाज द पॉलिसी ऑफ एवरी अदर इंडियन रूलर, कि फ्रेंच कि यूरोपियन ट्रेडर्स के बीच में आपस में कंपटीशन बना रहेगा, वो आपस में उलझे रहेंगे तो हमारा दोनों तरफ से फायदा बना रहेगा, राइट। सो दिस वाज द रीजन बिहाइंड द ब्रिटिश अग्रेशन, ठीक है। नाउ लेट अस एंटर इनटू, अब ये अलीगढ़ की ट्रीटी हुई, ये ट्रीटी भी वायलेट करी गई फिर, और फिर हमें देखने को मिलती है बैटल ऑफ प्लासी, द एक्चुअल बैटल। सो द बैटल वाज फॉट ऑन एक साल ऑलमोस्ट, जो ब्लैक होल ट्रेजेडी है उसके ऑलमोस्ट एक साल बाद जो है वो बैटल ऑफ प्लासी गर्मी के दिनों में लड़ी गई है अभी, राइट। वेयर इज दिस प्लासी, कहाँ है? सो प्लासी इज एट द बैंक्स ऑफ रिवर भागीरथी, राइट। रिवर भागीरथी के बैंक्स पर है ये, एंड मतलब एक बेसिकली आप कह सकते हैं कि आम का बगीचा है, वहां पर जो है वो बैटल ये हो रही है। ब्रिटिश रीइंफोर्समेंट, रॉबर्ट क्लाइव अराइव्ड फ्रॉम मद्रास विद स्ट्रॉन्ग फोर्स, राइट। सीक्रेट कॉन्स्पिरेसी होती है फिर। क्लाइव अलाइड विद मीर जाफर हु वाज द मीर बख्शी इज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी फॉर द नवाब। राय दुर्लभ वाज अगेन अ मिलिट्री ऑफिसर। जगत सेठ फतेहचंद was a banker, right, and ओमीचंद was again a prominent merchant। और डील क्या हुआ था कि भैया मीर जाफर को जो है वो नवाब बनाया जाएगा और बाकी सबको जो है वो भर के पैसा मिलेगा, भर के उनको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, राइट। सो आउटकम जो है वो पहले से डिसाइडेड था। क्यों? क्योंकि मीर जाफर जो कि मीर बख्शी था, और राय दुर्लभ जो कि अनदर इंपॉर्टेंट जो है वो मिलिट्री ऑफिसर था, इनके कंट्रोल में जो 50,000 की आर्मी थी ना नवाब की, उसका एक बहुत बड़ा चंक जो है वो इनके कंट्रोल में था, राइट। तो जब बैटल फील्ड में आमने सामने पहुंचती हैं सेनाएं, और जब नवाब जो है वो पीछे खड़ा है, ठीक है, सिराजुद्दौला मीर जाफर राय दुर्लभ के साथ, और आगे मीर मदान और मोहन सिंह लड़ रहे हैं, फाइटिंग विद ब्रेवरी, राइट। एंड मीर मदान, क्योंकि देखिए ना 50,000 की सेना है, तो मीर मदान कह लीजिए मीर मदान एंड मोहन सिंह, ये बहुत बढ़ चढ़कर लड़ रहे हैं अंग्रेजों से। और एक टाइम ऐसा आ गया था कि भैया क्लाइव को लगने लगा कि यार ये तो हमें हरा देंगे। क्लाइव की इनकी सेना की संख्या कम थी, इट वाज समवेयर अराउंड 3.5 के रख लीजिए, कम नंबर्स थे। दे हैड आर्टिलरीज एंड गन्स एंड एवरीथिंग, बट सो डज द नवाब्स आर्मी। नवाब की आर्मी के पास भी गन्स और आर्टिलरीज मौजूद थी, फ्रेंच आर्टिलरी मौजूद थी नवाब की आर्मी के पास। बट ऐसे में क्या होता है कि भैया एक स्ट्रे गोली आकर जो है वो मीर मदन को लग जाती है, ठीक है, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, राइट। एंड उसके बाद मीर जाफर जो है वो अपना खेल खेलना शुरू करता है। पहली बात तो मीर जाफर और राय दुर्लभ अपनी सेनाएं अंदर भेजते नहीं, राइट।
फिर वो ऊपर से बोलते हैं सिराजुद्दौला को कि एक काम करो, यहाँ पर बैटल जो है वो पिच होने जा रही है, तुम वापस निकल लो अपने पर्सनल गार्ड को लेकर। तो सिराजुद्दौला अपने 2000 का पर्सनल गार्ड लेकर वापस मुर्शिदाबाद निकल लेता है। ठीक है, मुर्शिदाबाद से कोई मतलब ज़्यादा दूर नहीं, कोई 15-20-30 किलोमीटर के आसपास ये बैटल जो है वो चल रही थी। तो सिराजुद्दौला जो अपने कैपिटल पहुंच जाता है मुर्शिदाबाद और कहता है कि हम देख लेंगे यहाँ पर। और उसके बाद मीर जाफर और राय दुर्लभ जो है वो अपनी सेनाएं लेकर आगे जाते ही नहीं। बाकी मीर मदन और मोहन सिंह की जो सेनाएं हैं उनको घेर कर क्लाइव जो है वो फिर मारना पीटना शुरू करता है। एंड फाइनली क्लाइव और मीर जाफर आपस में मिलते हैं और सेलिब्रेट करते हैं दैट वी वॉन। सो दिस वाज द बिट्रेयल, दिस वाज नॉट एक्चुअली अ बैटल नहीं था, इट वाज अ बिट्रेयल। ठीक है, लड़ ही नहीं रहा था कोई। द लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ दिस आर्मी ऑफ नवाब्स आर्मी वाज नॉट इवन फाइटिंग, इट वाज अंडर मीर जाफर एंड राय दुर्लभ। सो द आउटकम वाज प्री डिसाइडेड। अदरवाइज क्लाइव वुड नेवर हैव, मतलब एंटर ही नहीं करता क्लाइव 3500 सैनिकों के साथ। अगर 50,000 सैनिकों के साथ पिच बैटल होने जा रही है तो इट इज क्लियर सुसाइड। आप 3,500 लोगों को लेकर जा रहे हैं, मतलब अनटिल अनलेस आपके पास जो है वो उनके अगेंस्ट एक डिसाइसिव एडवांटेज हो कि वो केवल जो है वो तीर धनुष और तलवारों से लड़ रहे हैं और आप जो है वो बंदूकों और आर्टिलरी से लड़ रहे हैं। नहीं, बंदूकें वहां भी मौजूद थी, आर्टिलरीज नवाब की सेना के पास भी थी, राइट। So the battle was lost even before it started because a lot of people they betrayed Sirajuddaulah. Then military disparity, the Sirajuddaulah's forces had 50,000 troops. क्लाइव के पास जो है वो few thousand मतलब लगभग 3,500 थे, राइट। स्ट्रेटेजिकली सुपीरियर थे ड्यू टू इंटरनल बिट्रेयल, राइट। ऐसा नहीं है कि नंबर्स या और टैक्टिक्स में वो ज़्यादा सुपीरियर थे। तो लगभग 500 के अराउंड जो है वो सिराजुद्दौला की सेना के लोग मरे होंगे और कोई 60-65 लोग जो हैं वो क्लाइव की सेना के मरे। उतने में ही जो है वो युद्ध रुकवा दिया गया और मतलब सरेंडर जो है वो करवा लिया गया रेस्ट ऑफ द सेना से, क्योंकि राय दुर्लभ और दे डिडंट इवन फाइट, लड़ाई ही नहीं लड़ी उन लोगों ने तो, राइट। एंड द बैटल वाज लॉस्ट। और फिर उसके बाद मतलब सिराजुद्दौला जो है वो मुर्शिदाबाद जाते हैं, जहाँ पर मीरान सन ऑफ मीर जाफर जो है वो उनको मार देते हैं। और फिर सिराजुद्दौला फुल नवाब के अटायर में एंटर करते हैं मुर्शिदाबाद में एंड बन जाते हैं नवाब बंगाल के। और फिर उसके बाद जो है वो बंटवारा, पॉलिटिकल शिफ्ट होता है। मीर जाफर जो है वो बनते हैं नवाब, राइट। 24 परगने की जो है वो 24 परगना जो एरिया था वहाँ की जमींदारी जो है वो क्लाइव को दी जाती है। क्लाइव को पर्सनली लगभग 20 लाख रुपए दिया जाता है। मोर देन 1.5 करोड़ रुपए जो है वो कंपनी को पैसा दिया जाता है। सो भर भर के जो है वो पैसा ब्रिटिशर्स को फिर दिया गया, ठीक है। सो कंपनी की चांदी सोना सब कुछ हुआ, राइट। बट रियली मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट हैपेंड इज द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल। यहां से अब ब्रिटिश रूल जो है वो स्टैब्लिश होना शुरू हुआ। डुप्ले ने इंटरनल मैटर्स में जो है वो इंटरफेरेंस किया, जिससे वो कर्नाटक और हैदराबाद के कोर्ट्स में जो है वो अपने लोगों को बिठा सका। लेकिन नवाब ऑफ बंगाल को रिप्लेस कर देना, राइट। हैदराबाद और कर्नाटक अपनी जगह है, बंगाल अपनी जगह है, बंगाल को रिप्लेस कर देना, दैट वाज द अचीवमेंट ऑफ क्लाइव। एंड वो भी कोई ज्यादा बड़े खर्चे के साथ नहीं, राइट। केवल 65 लोग ही मरे, इनके ज्यादा लोग मरे भी नहीं। So this marked the beginning of the British political dominance in India. So जिस तरह डुप्ले ने पौंडीचेरी से एम्पायर को बिल्ड करने की कोशिश करी, देखिए इंडिया में बाहरी शक्तियों ने एम्पायर बिल्डिंग की कोशिश कहाँ से करी है। यूपीएससी का सवाल भी है। It goes something like this. Let me read this out. Neither Alexander the Great nor Napoleon could have won the empire of India by starting from Pondicherry as a base and contending with a power which held Bengal and command over the sea, right? आपको इस पे कमेंट करना है। So ब्रिटिशर्स के हाथ में बंगाल था और फ्रेंच के हाथ में था पोर्चुगीज। ब्रिटिशर्स के हाथ में साथ में मद्रास भी था, पोर्चुगीज नहीं, सॉरी, पौंडीचेरी। ब्रिटिशर्स के हाथ में बॉम्बे भी था। ब्रिटिशर्स की प्रेजेंस जो है वो आगरा में भी थी। ब्रिटिशर्स के पास होमरूज भी था। ब्रिटिशर्स के पास श्रीलंका भी था, राइट, श्रीलंका भी था। ब्रिटिशर्स के पास मलक्का भी था, मलक्का में भी पोजीशन थी। और डुप्ले ये सोच रहा था कि पौंडीचेरी से जो है वो मैं एम्पायर बनाऊंगा। डुप्ले वाज मतलब सैडली ही वाज वेरी मिस्टेकन, राइट। सो फ्रेंच की डिफीट के क्या कारण है, उनमें से एक कारण ये भी है
मतलब कि भैया बहुत गलत गलत, पहले तो बहुत लेट आए और बहुत गलत जगह से एक्सपेंड करने की कोशिश करे। खैर, दिस इज अबाउट द क्वेश्चन। ये जब हमारा पूरा फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी कवर हो जाएगा कलोनियलिज्म में, या 18th सेंचुरी वाला जितना भी पार्ट हमारा कवर हो जाएगा उससे, और जब हम कलोनियलिज्म में एंटर करेंगे उससे पहले मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस आंसर वगैरह जो है वो लिखवाऊंगा, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चंस है अगर मैं कोट करूं, जैसे कि अनदर वन इज डुप्ले मेड अ कार्डिनल ब्लंडर इन लुकिंग फॉर द की इन इंडियन मद्रास, क्लाइव सॉट एंड फाउंड इट इन बंगाल, इस पे कमेंट कीजिए, ठीक है। देन द ब्रिटिश कॉन्कर्ड इंडिया इन अ फिट ऑफ एब्सेंट माइंडेडनेस, इस पे कमेंट कीजिए। द बैटल ऑफ प्लासी वाज नॉट अ ग्रेट बैटल बट अ ग्रेट बिट्रेयल, इस पर कमेंट कीजिए। देन प्लासी डिड नॉट कंप्लीट द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, हैड द इंग्लिश बीन कन्विंसिंगली डिफीटेड इन एनी सब्सिक्वेंट बैटल इन इंडिया, then the battle of Plassey would have remained as a minor episode in the British in the history of India. So a lot of questions are asked for Plassey, और उन्हें हम सब उन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट व्हाट हैपेंड विद प्लासी, ब्रिटिशर्स का जो है वो पॉलिटिकल डोमिनेंस धीरे धीरे एस्टेब्लिश होना शुरू हुआ, राइवल का डिक्लाइन, फ्रेंच का डिक्लाइन हुआ, और फिर सब्सिक्वेंटली क्योंकि बंगाल से जो पैसा ब्रिटिशर्स ने कमाया फिर वो 1760 वांडीवाश में बहुत पीटा फ्रेंच को, उससे पहले 1759 में डचेस को जो है वो बैटल ऑफ बेदरा में पूरी तरह भगाया, और फिर अपना एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो पहले तो 24 परगने उनको मिल गए, राइट, क्लाइव को मिले एक्चुअली 24 परगना, उसके अलावा कलकत्ता तो उनके हाथ में था ही, फिर धीरे धीरे बाकी का जो एरिया है, पूर्णिया है, बर्दवान है और मुर्शिदाबाद, इन सब पर इन्फ्लुएंस जो है वो ब्रिटिशर्स का बढ़ता गया। सो नो फॉर्मल चेंज इन गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, नवाब नवाब है, बनाकर रखा नवाब को या बाकी एडमिनिस्ट्रेशन को भी, राइट, लेकिन पैसा जो है वो बहुत बड़े लेवल पर ऐंठा फिर लोगों से, रियल पावर रेस्ट, बट रॉबर्ट क्लाइव जो है वो उसके पास पावर थी। रॉबर्ट क्लाइव ये कंपनी के आदेश से ही सभी लोगों को अपॉइंट किया जा रहा था, सभी लोगों को हटाया जा रहा था। ब्रिटिश सोवरेनिटी थी ओवर कैलकाटा वाज रिकॉग्नाइज्ड, अ रेजिडेंट वाज पोस्टेड एट नवाब्स कोर्ट फॉर्मलाइजिंग ब्रिटिश इन्फ्लुएंस, जैसे बीसी को बिठाया था हैदराबाद में, उसी तरह अब यहाँ पर मुर्शिदाबाद में जो है वो एक ब्रिटिश रेजिडेंट को बिठाया गया, ठीक है, जो कि सब कुछ डिक्टेट कर रहा था कि नवाब को क्या करना है क्या नहीं करना। और आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में आपको मैं बताऊंगा कि मीर जाफर की कैसी बुरी हालत हुई और फिर क्यों मीर जाफर जो है वो फाइनली, मतलब बहुत बुरा अंतिम समय मीर जाफर का बहुत बुरा गुजरा, ठीक है, मतलब वो ब्रिटिशर्स का लालच पूरा ही नहीं कर पाया, ब्रिटिशर्स ट्राई टू स्क्वीज हिम ड्राई, फिर उसको हटा दिया, मीर कासिम आया, देन ब्रिटिशर्स ट्राई टू स्क्वीज मीर कासिम ड्राई। उसके बाद मैंने आपको कहा ना कि लोगों से, मतलब लोगों को घास खाने पे ब्रिटिशर्स ने मजबूर कर दिया, इतना बुरा हाल किया, राइट। सो दीज वर सम ऑफ द कंसिक्वेंसेज ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी, राइट। रेस्ट आप एक बार बुक रीडिंग करेंगे तो आपको और पॉइंट्स मिल जाएंगे। आई वुड लाइक टू गिव वन और मोर, मतलब एक दो और हिस्टोग्राफिकल मैं पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो यहाँ पर रखना चाह रहा हूँ। एक और बड़ा हिस्टोग्राफिकल इशू है अबाउट दी, एक नवीन चंद्र रे करके एक है हिस्टोरियन है बंगाल से, उनका ये कहना है कि बैटल ऑफ प्लासी वाज one second, या बैटल ऑफ प्लासी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बैटल थी, ठीक है। किस तरह थी बैटल ऑफ प्लासी? एक तो पॉइंट ये है कि बैटल ऑफ प्लासी इट वाज नॉट अ बैटल बट अ बिट्रेयल, ठीक है, ये दास गुप्ता साहब ने कहा है, वी दास गुप्ता, राइट। उसके अलावा बैटल ऑफ प्लासी के लिए एक और पॉइंट कहा गया है कि दैट इट अशर्ड द एरा ऑफ डार्कनेस फॉर इंडिया, राइट, and it was a very important battle, ठीक है। so the point is the historiographical debate is around the importance of the battle of Plassey। डिबेट किसके अराउंड है?
द इंपॉर्टेंस ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी, राइट, वेदर इट वॉज अ बैटल और अ बिट्रेयल। अगर बिट्रे किया तो फिर भैया क्यों किया उन्होंने, ब्रिटिशर्स का क्या कहना है उसमें, और सुशील कुमार जी का क्या कहना है, ठीक है। देन नवीन कुमार रे जो है वो कहते हैं कि भैया इट अशर्ड अ, नवीन कुमार रे साहब कहते हैं इट अशर्ड अ एरा ऑफ डार्कनेस इन इंडिया, एंड इन इंडिया कह रहे हैं वो। सो दिस शोज देयर बंगाली सब नेशनलिज्म, राइट, कि भैया बंगाल से ही जो है वो पूरी पॉलिटिक्स चल रही है इंडिया की। अगर बंगाल में प्लासी में मतलब नवाब अगर हार गए तो फिर उसके बाद जो है वो फिर पूरा इंडिया में जो है वो डार्कनेस छा गई। बट ऑल्टरनेटिवली मैनी हिस्टोरियंस दे डू नॉट बिलीव इन दिस, दे से दैट प्लासी ऑफ बैटल ऑफ प्लासी हैज इट्स इंपॉर्टेंस बट नॉट दैट मच, राइट। बैटल ऑफ प्लासी is not as important as मतलब बंगाली सब नेशनलिज्म सजेस्ट, राइट। क्योंकि जैसे यहां पर सवाल बना है ना, ये मैंने आपको सवाल पढ़कर बताया, अभी ध्यान से सुनिए इस क्वेश्चन को। ये वाला, प्लासी डिड नॉट कंप्लीट द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, हैड द इंग्लिश बीन कन्विंसिंगली defeated in any subsequent battle in India, then Battle of Plassey would have remained as a minor episode in the history of India. So in itself Battle of Plassey is not that much of important a battle. It is the period that followed Battle of Plassey, that the 7-year period, right, from Battle of Plassey to Battle of Buxar, यहां से जो ब्रिटिशर्स ने पैसा कूटा है बंगाल से, जो अंधी कमाई ब्रिटिशर्स ने करी है, दे मेड ब्रिटिशर्स, इतना पावरफुल ब्रिटिशर्स को उन्होंने बनाया कि पहले मतलब ड्यूरिंग दिस पीरियड ओनली दे आउटस्टेड फ्रेंच, दे आउटस्टेड डचेस, और यहां से जो पैसा उनको आया फिर धीरे धीरे करके उन्होंने मराठा एंड एवरी अदर पावर को मतलब कंट्रोल और सब्जुगेट करना शुरू कर दिया, राइट। अगर प्लासी के बाद कोई भी एक बैटल इसके बाद हार जाते, बीच में अगर कोई ब्रिटिशर्स ये बैटल हार जाते, लेट्स से बंगाल वाले एरिया में कोई बैटल हार जाते और बंगाल जो है वो रिपोजेस कर लिया जाता है इंडियन फोर्सेस द्वारा, और ये पैसा जो है वो ये केवल ये 7 साल ही नहीं, इसके बाद भी जो ब्रिटिशर्स ने पैसा कमाया है, तो फिर प्लासी की बैटल की जो है वो कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती। तो जो नवीन कुमार रे कहते हैं ना कि बंगाली सब नेशनलिज्म जो है उनका, कि बैटल ऑफ प्लासी अशर्ड द एरा ऑफ डार्कनेस फॉर इंडिया, राइट, ये पूरी तरह स्टैंड नहीं करता है, बिकॉज बैटल ऑफ प्लासी इन इटसेल्फ इज नॉट दैट मच ऑफ एन इंपॉर्टेंट बैटल, right, it's the combination of battle of Plassey and then battle of Buxar, right, first the consequences of battle of Plassey and then Buxar के बाद जो दीवानी राइट्स मिले और जो फिर फॉर्मली ब्रिटिशर्स ने पॉलिटिकल कंट्रोल एस्टेब्लिश किया इवेंचुअली, दैट रिजल्टेड इनटू द डार्कनेस फॉर इंडिया, नॉट ओनली द बैटल ऑफ प्लासी, राइट, दैट इज द अल्टरनेटिव व्यू। फिर इसका कंक्लूजन क्या है इन दोनों के बीच में, आपको इन दोनों एक्सट्रीम्स में आपको एक बैलेंस बनाना है, जो मैंने आपको बताया ही कि प्लासी की बैटल जो है वो इट इज डेफिनेटली लिंक टू द डिक्लाइनिंग इंडियन सिचुएशन, राइट, या इंडियन रूलर्स की डिक्लाइनिंग सिचुएशन से लिंक्ड है, राइट, बट इट इज द पीरियड 7-year पीरियड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, जहां पर ब्रिटिशर्स ने लूटपाट जो मचाई है जिससे उनको भरपूर पैसा मिला है, दैट रिजल्टेड इनटू फर्दर कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडियन रूलर्स। इन दैट रिगार्ड जो है वो आप इस डिबेट को कंक्लूड कर सकते हैं, डिबेट रिगार्डिंग बैटल ऑफ प्लासी, राइट। सो एनी अदर हिस्टोग्राफिकल इशू, लेट मी चेक, कोई और बचा है? इन टुमारो सेशन, इन द नेक्स्ट सेशन विल स्टार्ट विद बक्सर, और बक्सर के साथ जो है वो और कई हिस्टोग्राफिकल जो डिबेट्स आएंगी, विल डिस्कस दैट, राइट। सो वाई ब्रिटिशर्स वर सो अग्रेसिव, सो मैंने वो आपको बता दिया, क्यों नवाब के लोग जो हैं वो कम कंस्पायर किए ब्रिटिशर्स के साथ, वो हमने डिस्कस कर लिया, राइट। देन प्लासी की बैटल जो है वो उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक सेक्शन का कहना है इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरी जगह नवीन चंद्र रे का कहना है कि इट प्लेड अ मेजर रोल इन द अपकमिंग डार्कनेस फॉर इंडिया, राइट।
So the conclusion here is that it is the period between Plassey to Buxar and then subsequent the consequences of Battle of Buxar which resulted into that मतलब जो फिर उसके बाद जो भी political turmoil इंडिया में हुआ, right? But definitely Battle of Plassey जो है वो it played a role. मतलब it gave that मतलब एक वो footing जो है वो ब्रिटिशर्स को जरूर मिली. लेकिन हाँ, ये जो यूपीएससी ने सवाल पूछा है कि अगर कहीं बीच में ब्रिटिशर्स हार जाते तो फिर उनका कुछ नहीं बन पाता, राइट? एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे हमने क्या देखा, हमने कैर्नेटिक वॉर देखी इससे पहले. एक तो मुझे समझ नहीं आया फ्रेंच क्या कर रहे थे बीच में. फ्रेंच ने ब्रिटिशर्स को ब्रीदिंग ग्राउंड दिया क्यों, राइट? ये जो 1756 तक अली वर्दी खां जिंदा था, 1754 तक सेकंड जो है वो सेकंड कर्नेटिक वॉर चला, जहां पर अभी भी फुट जो है वो स्ट्रांग था लगभग फ्रेंच का, राइट? और ब्रिटिशर्स की हालत जो है वो बंगाल में खराब थी, इतनी स्ट्रांग नहीं थी. अली वर्दी खां वहां पर मौजूद था. ये 54 से 56 के बीच में अगर बंगाल पर फ्रेंच कुछ कर देते अगर हरकत और ब्रिटिशर्स को बंगाल से बाहर निकाल देते तो हो सकता है कि हिस्ट्री का कोर्स बदल जाता. खैर, दिस इज ओनली स्पेकुलेशन, तो इस स्पेकुलेशन पर जो है हिस्टोग्राफिकल डिबेट्स नहीं है, बट ये स्पेकुलेशन मौजूद है कि भैया फ्रेंच ने क्यों नहीं किया ऐसा. ये फ्रेंच का ब्लंडर है और कारण यह है कि डुप्ले को वापस बुला लिया था. इसका कारण यह है कि डुप्ले जैसे कुशल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड स्ट्रेटेजिस्ट को जो है वापस बुला लिया गया था. उसकी जगह गधेयू को भेज दिया और फिर काउंट डी लैली को भेज दिया, जो कि काउंट डी लैली एम्बिशियस था, रूथलेस था, लेकिन डुप्ले जितना जो है वो सक्षम नहीं था. परहैप्स अगर डुप्ले होता तो ये जो 54 से 56 का जो टाइम है, राइट, या इनफैक्ट उसके बाद भी 57 तक भी हो सकता था कि वो ब्रिटिशर्स के, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने 54 के बाद ही जो है वो सेकंड कर्नेटिक वॉर के बाद ही अपनी फोर्टिफिकेशंस मतलब बढ़ानी जो है वो शुरू कर दी बंगाल में, स्पेशली अली वर्दी खां के जाने के बाद, राइट? लेकिन फ्रेंच की अपनी जो कमियां थी, हमने लिमिटेशंस डिस्कस करी हैं फ्रेंच की, उनके चलते वो ये सब काम नहीं कर सके और रेस्ट इज हिस्ट्री. ऑलराइट, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग, राइट? ये सभी जो हिस्टोग्राफिकल डिबेट्स मैंने आपको कराई है, डोंट वरी, इन पर हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है? इन हिस्टोग्राफिकल डिबेट्स पर बहुत सारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बने हैं और उसके अलावा मैं अपनी तरफ से भी काफी सारे क्वेश्चंस आपको बना कर दूंगा. विल डिस्कस ऑल दीज क्वेश्चंस, ठीक है? एंड वहां पर ये आपको फर्दर और क्लियर हो जाएंगी. रेस्ट मैंने आपको बताया ही कि आपको बुक रीडिंग तो करनी ही है, ठीक है? ये अभी इतना मतलब डिटेल में जाने वाला टॉपिक नहीं है, तो आप ऊपर से भी बुक रीडिंग अगर करेंगे, एज आई सजेस्टेड, एनसीईआरटी आप पढ़ें, ओल्ड एंड न्यू, राइट? उसके अलावा आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, या आप प्लासी टू पार्टीशन पढ़ सकते हैं, या बेल ग्रोवर पढ़ सकते हैं अगर आपके पास बचता है. उसके बाद संभाल दो. इतनी सारी बुक्स पढ़ने का जो हो सकता है आपके पास टाइम ना हो, लेकिन एनसीईआरटी, स्पेक्ट्रम जो है वो अगर ये 2 बुक्स भी आप साथ में पढ़ लें तो भी बहुत है, या प्लासी टू पार्टीशन भी अगर आप पढ़ लें तो भी बहुत है, ठीक है? बेल ग्रोवर हो सकता है आपके पास पढ़ने का समय जो है वो ना बचे, बट थोड़ी बुक रीडिंग करें एंड देन जो मैंने पढ़ाया उसको रिवाइज करें, बुक रीडिंग करें, आपके पास अच्छा खासा कॉर्पस हो जाएगा इन्फॉर्मेशन का तैयार. और फिर उसके बाद आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे हम और कोशिश करेंगे जिस भी तरह की अगर गूगली यूपीएससी हमारी तरफ फेंकता है, विल बी एबल टू आंसर एनी क्वेश्चन. ऑलराइट, सो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए. टेक केयर, हैव अ नाइस डे.